जितने भी बच्चे एमएनएस में लगे हुए हैं, जिनसे बातचीत हुई है, जो उन्होंने बताया है, उसी हिसाब से हम आपको गाइड करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो आप उसको ऑब्जर्व ना करो या ये मॉक इंटरव्यू सेशन है वो छोड़ के आप चले जाओ। आपको बस देखना है, ऑब्जर्व करना है। जब लास्ट में जब हो जाएगा तो फिर हम आप में से भी अगर कोई ऑनलाइन इंटरव्यू देना चाहते हैं तो वो भी फिर हम कंडक्ट करेंगे लास्ट के अंदर। जिन लोगों का जो लोग अभी एमएनएस में क्लियर है, जिनका इंटरव्यू अभी है, ड्यू है, ऑन ड्यू पेपर है, वो लोग वेट करें और वो लोग हमें बता दें कि हम आप लोग वहां से डायरेक्ट ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू करना चाहते हैं। उस कंडीशन में आप एक काम करेंगे कि जैसे ये 2 या 3 जो हमारे मतलब 3-4 ऑफलाइन कैंडिडेट जो आए हुए हैं, उनका इंटरव्यू जब पूरा हो जाएगा, हम जूम मीटिंग के थ्रू ही आपका वीडियो के वेबकैम ऑन करा करके आपसे सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चनरीज करेंगे और फिर ऑन पेपर एनालिसिस कंबाइंड एक सजेशन या फिर आप कह सकते हो गाइडेंस देंगे, जो सारा का सारा प्रोसेस वहां पे आपके सामने हम रखेंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और ये देखिए, ये जो इंटरव्यू की जो प्रोसेस है वो पूरी हमने अपने सिमुलेशन बेसिस पे लिए लोगों से, जिन लोगों का सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो लोग जनरल इंटरव्यूज में जाते हैं, उन सबसे पूछ करके कोशिश ये रही है कि हम आपको एक मोस्टली वो इन्वायरमेंट दे सके, एक बार एक सिमुलेशन दे सके। तो आपका कोऑपरेशन सबसे, जितना आपका कोऑपरेशन रहेगा उतना ही अच्छा ये सेशन जाएगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। तो हम थोड़ी देर में शुरू करेंगे, जैसे हमारे जो ऑफलाइन कैंडिडेट्स हैं उनके साथ। तो ठीक है, फिर हम शुरू करते हैं। और जो लोग अपने ऑनलाइन से जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन इंटरव्यू देना चाहते हैं, वो प्लीज हमारे जो अपना एमएनएस का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें टेक्स्ट कर दें। जिन लोगों का पेपर क्लियर हो चुका है और वो अभी नहीं आ पाए ऑफलाइन, कहीं आउट ऑफ दिल्ली हैं या फिर किसी भी जगह पे हैं, तो वो प्रॉपर ऑफलाइन ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर है। हम जैसे ऑफलाइन का इंटरव्यू पूरा हो जाएगा, आपके साथ जूम मीटिंग पे सीधा सेशन करेंगे। तो मिलते हैं अभी, जस्ट विद इन 5 मिनट हम शुरू कर रहे हैं आज का सेशन। आ जाओ। Yes. What's your good name? So my name is Shikha. I'm from here. नर्सिंग कहाँ से किया आपने? So I completed my BSc Nursing from Lakshmi Batra College of Nursing in 2022. ओके, आप एमएनएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? सर मैं एमएनएस इसलिए ज्वाइन करना चाहती हूँ क्योंकि वो एक रिस्पेक्टफुल जॉब है और एक स्टेबल एंड करियर, एक जॉब सिक्योरिटी देती है हमें, एक अच्छा करियर पैथ है। और सर ये हमें एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज़ देती है। सिविल के अंदर जो नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं उनकी जॉब रिस्पेक्टफुल नहीं होती? No sir, they are also good ones, but this is we are serving the country with a uniform organization with a respectful batches. So sir, इसलिए डिसाइड होगा। आपको एमएनएस के बारे में क्या पता है? एमएनएस की जॉब की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या एमएनएस के अंदर जो आपको चेंजेस फेस होंगे उसके बारे में आपको पता है? Yes sir. सर एमएनएस जो एमएनएस ऑफिसर है उसकी ड्यूटीज़ मतलब 24 आवर्स तक भी हो सकती है, 12 आवर्स भी हो सकती है। और सर जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जैसे जो सिविलियन नर्स है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर लोकेशन पे काम करती है और एक पर्टिकुलर फिक्स टाइमिंग पे काम करती है। पर एक एमएनएस ऑफिसर की ना कोई फिक्स टाइमिंग्स हैं और जॉब लोकेशन इज ऑल ओवर इंडिया। ओके, आपने बीएससी करने के बाद में कहीं हॉस्पिटल में काम किया है? नो सर। कहीं नहीं किया? यू आर फ्रेशर? यस सर। जैसे शिखा आपने नाम बताया था, आपने ये कहा कि एमएनएस में आप कंट्री सर्विंग के लिए जाना चाहती हैं। तो अभी अगर आपको याद हो तो 26 जनवरी की परेड में हमने एमएनएस ने पहली बार रिप्रेजेंटेटिव हुए थे। तो जिन्होंने लीड किया, क्या नाम था उनका? किस पोस्ट पे अगर आप एमएनएस ज्वाइन करती हैं तो आपको किस पोस्ट पे रखा जाएगा? सर एज अ लेफ्टिनेंट। एज अ लेफ्टिनेंट। और आपको ये लगता है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट, क्या आपको ये नहीं लगता कि सिविल में ज़्यादा हो पाएगा आपका देन द मिलिट्री सर्विसेज? सर सिविल में एक्चुअली दे गेट अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट इन एमएनएस देयर इज आफ्टर 3 years you will serve as a captain and after 8 years you will serve as a major. 8 years of major। आपको शायद ये पता है कि हम एमएनएस में 11 सर्विस वो सर्विस कमीशन पे काम करते हैं। Yes, sir. क्या मतलब होगा उसका? सर उसका मतलब है कि जैसे हम एसएससी के थ्रू सिलेक्ट हुए हैं, वी आर हैविंग अ जॉब ओनली फॉर 16 years. So sir after that we
apply for the next. If we want to join something hospital, we can apply that. ओके, अगर आपको सिविल में अगर जाने का मौका मिले इसी समय, जैसे अभी तो बहुत सी वैकेंसीज हैं, Yes sir. तो आप जाना प्रेफर करेंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू मतलब मुझे पहले मेरी यही है कि पहले मैं एमएनएस में सिलेक्ट करूँ. इफ नॉट लाइक आई गेट सिलेक्टेड आई विल कंटिन्यू माय स्टडीइंग फॉर द सिविल एग्जाम्स. आपका सब्जेक्ट कौन सा फेवरेट था नर्सिंग में? सर ऐसे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स नहीं था पर मेड सर्च. सर, और पर्टिकुलर उसमें कोई सिस्टम जो आपका फेवरेट रहा हो, मतलब ओवरऑल? ओवरऑल. ठीक है. अगर मान लीजिए इन केस आपके सामने एक पेशेंट आता है जिसको अभी अभी बर्न की कंडीशन से सफर कर रहा हो और आपको उसे फ्लूइड देना है, यस सर. तो प्रेफरेंस किस फ्लूइड को पहले देते हैं? सर प्रेफरेंस पहले रिंगर लैक्टेट को देते हैं. फिंगर लेक्टेट. और बर्न की कंडीशन में आपको हाइपर कैलीमिया देखने को मिलता है. यस सर. फिर हाइपर कैलीमिया शायद रीनल लेक्टेट का कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, तो ऐसा क्यों कि हम कॉन्ट्राइंडिकेशन होने के बाद भी हाइपर कैलीमिया में रीनल लेक्टेट देंगे? अगर आपको एक कंडीशन ऐसे दी जाए जिसमें पेशेंट आपके सामने अनकॉन्शियस है और आप सुबह सुबह पार्क में घूमने गए, एज एमएनएस पोस्टेड इम्यूनिटी नर्स पोस्टेड हैं आप, और आप सुबह सुबह मान लीजिए पार्क में घूम रहे हैं, मॉर्निंग वॉक पे हैं, और आपके सामने एक 55 ईयर ओल्ड लेडी हैं जो अनकॉन्शियस गिरी हुई मिलती है आपको, क्या आपके रिस्पॉन्सेज रहेंगे उसमें? सर फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी अनकॉन्शियस है तो ऑब्वियसली पहले हम पल्स वगैरह चेक करेंगे, उनकी पल्स रेस्पिरेशन. इफ दे आर एब्सेंट वी स्टार्टिंग द सीपीआर and collecting the people nearby around to get admitted in the hospital. और क्या आप इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मतलब ये क्या प्रोसेस So है? it is a basic life support. बेसिक लाइफ सपोर्ट. और अभी एक चल रहा है एडवांस लाइफ सपोर्ट जो है, ACLS, which includes the defibrillators or the drugs. डिफिब्रिलेटर हम बेसिक लाइफ सपोर्ट में इंक्लूड नहीं करते. No sir. और अगर आपसे ये कहा जाए कि सर एक आपके सामने 8 साल का एक बच्चा है जिसे डायरिया की कंडीशन है, और तो डायरिया में आपको ये किस प्रकार का जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है या फिर किस प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेगा? सर डायरिया में मेटाबॉलिक एसिडोसिस. मेटाबॉलिक एसिडोसिस. और एसिडोसिस के साथ इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस कैसे होंगे? हाइपरकैलेमिया होगा, हाइपोकैलेमिया होगा, कैसा होगा? सर हाइपो. डायरिया के साथ क्या आपको पता है एसिडोसिस के साथ हमेशा हाइपरकैलेमिया एसोसिएटेड होता है, तो फिर यहाँ हाँ, तो शिखा जी जैसे कि आपने बताया कि आप एमएनएस में जाना चाहते हैं और जॉब सिक्योरिटी के लिए, तो जनरली आप जैसे कि एमएनएस डिपार्टमेंट में कोई काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपके पास एक जनरली ऑब्जर्वेशन के लिए एक बेबी आया है, जस्ट लाइक आपने उसको एब्जॉर्व किया ना, आपने असेस किया उसको, अच्छी तरीके से देखा. देखने के बाद में आपको पता लगा कि जब बच्चा नॉर्मल है, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तब बच्चे की बॉडी के अंदर आप लोगों को साइनोसिस दिखाई दे रहा है. और जब बच्चा क्राई कर रहा है या फिर वो फीडिंग कर रहा है या अदर एक्टिविटीज कर रहा है, तो आपको उस कंडीशन में बच्चे की बॉडी जो है वो पिंक कलर की दिखाई देगी. तो एज ए नर्स आप क्या सजेस्ट करेंगे कि बच्चे के अंदर कौन सी कंडीशन हो सकती है? सर maybe the baby is having a cardiac anomaly. क्यों आपको पता है कि कार्डियक अनोमलीज के अंदर जब बेबी रेस्टिंग कंडीशन में होता है, यस, तब बच्चे की बॉडी जो होती है वो आई थिंक पिंक देखने को मिलती है. और जब बच्चा क्राई करता है या फिर फीडिंग करता है, तो उस टाइम पे कार्डियक अनोमलीज में ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होती है. तो शायद उस टाइम पे क्राई या फीडिंग करेगा तो शायद ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए प्रॉपर तो है नहीं, कार्डियक अनोमलीज है तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा. तो उस कंडीशन में कंडीशन आपको ब्लू दिखाई देगी, यानी कि साइनोसिस दिखाई देगी. यस. अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब बच्चा रेस्ट में होता है, उस कंडीशन के दौरान आपको बॉडी पिंक दिखाई देगी, लेकिन जब बच्चा क्राई कर रहा है, फीडिंग कर रहा है, उस टाइम पे आपको बॉडी आपको पिंक दिखाई देगी. तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी कंडीशन बच्चे के लिए कोई ना कोई नेजोफेरिंक्स की प्रॉब्लम हो सकती है? कहीं ना कहीं नोज आपका ऑफसेट हो सकता है ना, तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जैसे आप लोग कॉर्नल एट्रेसिया के नाम से,
तो कॉर्नलाट्रेजिया होता है तो बच्चा फीडिंग करता है तो माउथ ओपन करता है, क्राई करेगा तब ओपन करेगा तो शायद ऑक्सीजन प्रॉपर जाएगी। Yes, sir. तो आई थिंक जब फीडिंग है क्राई करेगा तो उस टाइम पे साइनोसिस नहीं होगा। Yes, यस बट yes. चलो जनरली एज ए नर्स आपको पीडियाट्रिक को सीपीआर दे रहे हैं, Okay, sir. ओके। पीडियाट्रिक जब आप सीपीआर देते हैं तो सीपीआर देने से पहले एज ए नर्स आप सबसे पहले काम क्या क्या करेंगे बच्चों के अंदर सीपीआर स्टार्ट करने से क्या चीज़ देखेंगे? Sir, pulse देखेंगे. सपोज करें कि बच्चा रेस्पॉन्स प्रॉपर कर रहा है So sir, response proper है बेबी का. तो सर CPR तो दे रहे हैं. हाँ तो यही तो मैंने आपसे पूछा कि सबसे पहले अगर बच्चा अगर आपको सीपीआर देना सबसे पहले क्या चीज़ तो करेंगे? response check. कैसे? सर बेबी को मतलब जेंटली मतलब उठा के देखेंगे कि बाय मतलब बेबी कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा. सर रिस्पॉन्स एक्टिविटी चेक करेंगे उसकी. एक्टिविटी आप चेक करेंगे कैसे? उसको बोलेंगे बाय अपगार्ड स्कोर. और आपने आई थिंक पढ़ा होगा कि आपको बच्चे को अगर सीपीआर देना तो रेस्पॉन्स चेक करने के लिए आपको टैक्टाइल स्टिमुलेशन आई थिंक देना पड़ता है ना? अगर बच्चा रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा देन उसके बाद में आप क्या चेक करेंगे? पल्स, पल्स चेक है ना? करेंगे. देन उसके बाद में फिर आप सीक्वेंस से फॉलो करते हैं। आप कौन सी सीक्वेंस आप सीपीआर देंगे? सबसे पहले क्या चीज़ मेंटेन करेंगे बच्चे? सर पहले एयरवे मेंटेन करेंगे. क्यों? सर प्रॉपर एयरवे मेंटेन करेंगे. फिर सर देन ब्रीदिंग. सर देन सर्कुलेशन. आपको नहीं लगता कि बच्चे के अंदर सबसे पहले टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहिए न्यूबॉर्न के अंदर? यस सर. क्यों? सर हाइपोथर्मिया में बेबी हो सकता तो है. सबसे पहले तो टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। हम्म. ओके। जनरली क्या डोज आप सीपीआर न्यूबॉर्न के दौरान एडीआर की देते हैं? एडीआर की डोज न्यूबॉर्न में तो जनरली डोज जो न्यूबॉर्न के अंदर होती है वो 0.1 से 0.3 ml। अगर आपको एमजी में देनी हो तो कितना देंगे? ओके। सिखा आपका जो एंट्री था आपका एंट्री था वो ठीक था. आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर है अच्छा. स्पीकिंग आपका बहुत अच्छा है. ठीक है. और लुक्स भी आपकी सिंपल है. ठीक है. अपने आप को ऑर्गेनाइज मैनर में रखना है वहाँ पे. ठीक है. वेल ऑर्गेनाइज मैनर. ठीक है. उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत एंजाइटी में हैं, बहुत घबराए में हैं, या जनरली बच्चे क्या आते हैं कैसे भी चले जाते हैं. यस. आप हॉस्पिटल्स में जा रहे हो तो एक नॉर्मल चीज़, सिविल में जा रहे हो एक नॉर्मल चीज़. अगर आप स्पेशली एमएनएस के इंटरव्यू पे जा रहे हो तो आपके हेयर वगैरह हैं वो प्रॉपर जैसे आपने टाई वाई कर रखे हैं वैसे होने चाहिए. ठीक है. लैंग्वेज आपको वही यूज करनी है जिसमें आप आंसर कर सकते हो, कंफर्टेबल हो, चाहे हिंदी या इंग्लिश. रीजनल लैंग्वेज का तो वहाँ पे कोई आपको मिलेगा नहीं. दो ही बंदे मिलेंगे आपके, तो हिंदी वाला मिलेगा या इंग्लिश वाला मिलेगा. सर मेरी बात हुई थी किसी से, तो जैसे मेरी कज़न है इधर एयरफोर्स में, तो उनसे एमएनएस ऑफिसर की बात हुई थी, तो बोल रहे कि जिस उसमें लैंग्वेज में वो क्वेश्चन पूछे उस लैंग्वेज में आंसर करने की कोशिश करें. मोस्ट कोशिश कर सकते सिंगल हो, लैंग्वेज लेकिन यूज करें आंसर सेकंड लैंग्वेज कोशिश ये करना, ऐसा मत करना कि आपको इंग्लिश आती नहीं सपोज करो. ठीक है. इंग्लिश आपको आती नहीं, सामने वाले से इंग्लिश में आप समझ गए कि आंसर उसने क्वेश्चन उसने क्या किया है. अगर आप या तो इतना कॉन्फिडेंस है कि आप इंग्लिश में पूरा आंसर कर सकते हैं तो इंग्लिश बोलना. यस सर. ऐसा ना हो कि इंग्लिश में पूरा बोलने के चक्कर में आपका आंसर ही गलत हो जाए. यस सर. ठीक है. तो ये कोशिश करना है. और बाकी कंटेंट वाइज सब बताएंगे आपको. कंटेंट शिखा, अगर आप इमरजेंसी नर्सिंग पे थोड़ा फोकस कर लेंगी तो जैसे ACLS हुआ, और एक वो जो एमएनएस का मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वो मैंडेटरी होगा इस बार का क्वेश्चन, क्योंकि मोस्टली चांसेस यही है क्योंकि वो इतना बड़ा इवेंट पहली बार हुआ है. यस सर. एमएनएस ने 26 जनवरी पेड में लीड किया है, तो वो तो आपको पता होना ही चाहिए वो रेजिमेंट, वो उनके रैंक्स किसने लीड किया था, मतलब वो तो होना ही होना चाहिए. प्लस एमएनएस की थोड़ी डिटेल्स कब शुरू हुई थी,
बेसिक इंफॉर्मेशन आप रिगार्डिंग तैयार कर लीजिएगा, और एटलीस्ट जो इमरजेंसी के क्वेश्चंस हैं लाइक बर्न के, फ्लूड्स के और बेसिक ओबीजी का मेरी बात हुई थी एक एमएनएस ऑफिसर से, तो एमएनएस के अंदर नॉर्मल डिलीवरी सिर्फ नर्सेस ही करवाती है, डॉक्टर्स नहीं होता आपके साथ में। ओबीजी की जितनी भी इमरजेंसीज हैं, ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी का पूरा प्रोसीजर आपको सब कुछ आना चाहिए। उससे रिलेटेड जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका नॉलेज आपको होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एमएनएस के अंदर मेरी आज ही बात हुई, उन्होंने बोला कि सर नॉर्मल डिलीवरीज में डॉक्टर्स नहीं होते हैं, सिर्फ नर्सेस को ही कंडक्ट करनी पड़ती है। और ट्राइज का इम्पोर्टेंट रहेगा उधर, क्योंकि उनके काम भी उधर ट्राइज के साथ ही होता है। अब आप ये मान लीजिए आपको ट्राइज, पीडियाट्रिक इमरजेंसीज प्लस ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसीज, इन सब की बेसिक डिटेल्स आपको होनी चाहिए। और बाकी आपका एटिकेट्स ठीक है, कॉन्फिडेंस भी आपका काफ़ी अच्छा है। लैंग्वेज ये कोशिश करिएगा एक किसी क्वेश्चन के आंसर की जो शुरू होगी बस वही रखे। अगर आपने अंग्रेजी में शुरू कर दिया तो कोई बात नहीं, इंग्लिश आप कैरी थ्रू करिए जैसे भी है, मतलब ठीक है अप्रोप्रिएट नहीं हो पा रही है, फ्रेमवर्क नहीं हो पा रहा तो ब्रेक करने की कोशिश ना करें, और हिंदी शुरू होगी तो फिर वही कर लें, और जिसमें आप कंफर्टेबल मोस्टली अगर वो पूछ, क्योंकि वहाँ आपको पैनल मिलता है, ऐसे सराउंडिंग्स होते हैं, मतलब आप यहाँ तो हम 3 लोग ही हैं, वहाँ पे 7-8 लोग होंगे, और आपसे 7-8 के जितने भी लोग हैं वो सब 1 बाय 1 करके क्वेश्चंस पूछेंगे। ऐसा नहीं कि एक बंदे ने ले लिया 7 में से 3 चुप बैठे हैं 4 ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। जितने लोग वहाँ पैनल में होंगे ना वो सब आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे 1 बाय 1। तो आप ये मान के चलिए कि सेशन रहेगा आपका कम से कम 20-25 मिनट का तो मिनिमम रहेगा। 25 मिनट से पहले तो कभी वो सेशन खत्म नहीं होगा। अगर आप बिल्कुल ही अपना एहतियात डाल दें कि सर नहीं होगा, अगर वो वाली कंडीशन, वैसा तो होगा नहीं, मतलब इतनी दूर तक आए हो तो ऑब्वियस सी बात है। और एक वो थोड़ा सा आंसर वो जो मैंने ज्वाइन करने वाली बात, तो थोड़ा उसे और ठीक कर लेंगे, तो मतलब जैसे वो वही वाली बात प्रोफेशनल लगना चाहिए कि आप एमएनएस के अंदर पूरे इंटरेस्टेड हो। कि सिविल वाली बात पे तो ठीक है, मतलब आप सिविल में भी जा सकते हैं, बट वो की प्रेफरेंस चॉइस आपकी यही रहेगी, बेसिक सी बात ये है। वरना तो वही वाली बात है कि सर सिविल तो आपका सबको पता है, नोट से टाई है, वो हो ही जाएगा। तो और उसके अलावा भी बस ये तो 2-3 बेसिक चीजें ना, नॉलेज वाली बात पे थोड़ा सा ये कि हो सकता है आप अभी भी रैंडम आए हो तो उस वजह से आप आंसर नहीं, हाँ वो इसी वजह से हम ये करना चाहते थे कि वरना सजेशन देने के तो ये तो कोई भी दे सकता है ये सजेशन, तो हम इसी वजह से आपके लिए सिमुलेट कर रहे हैं कि ताकि आपको आइडिया प्रोसेस से गो थ्रू आप हो जाओ, एटलीस्ट आपको कॉन्फिडेंस आप में थोड़ा डेवलप हो। और ड्रेस कोड तो वही, या तो आप अपना फॉर्मल नॉर्मल फॉर्मल पैंट शर्ट तो बेटर ऑप्शन है। और जो मतलब प्रॉपर जैसे आप स्कूल कॉलेज में जाते थे आपने किया होगा, जिसमें विदाउट इयरिंग्स वगैरह सब कुछ जैसा एज नर्सिंग स्टूडेंट जैसे थे प्रॉपर वैसा ही, तो ये बेटर ऑप्शन रहेगा। बाकी तो सब ठीक है। लिपस्टिक वगैरह बहुत ज्यादा लगा के मत जाना, बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं, नो इयरिंग्स, नो मतलब कुछ भी नहीं। हाँ कुछ नहीं। एज अ प्रॉपर नर्सिंग स्टूडेंट जो आप फर्स्ट ईयर में सिखाया गया था आपको, बिल्कुल वैसा ही प्रोफेशनल नर्स बन के जाना है जी। बत्रा का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। बत्रा से कम 10 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एमएनएस में हैं आपके सीनियर्स। आप मुझे पे हाई लिख के भेज देना, आई शेयर द कांटेक्ट नंबर, जो यहाँ दिल्ली में आरआर में है नर्सिंग ऑफिसर, मैं दे दूंगा, मेरी बात हो रखी है। आप उनको कॉल कर लेना, पूरी गाइडेंस उनसे बात कर लेना। वो अभी दिल्ली कैंट वाले के अंदर ही हैं, और आपके बत्रा की ही पास आउट है 2015 या 14 के आसपास की, 14 या 15 के सीनियर्स। दीपक पंजाबी अगर आपने नाम सुना होगा तो आई शेयर द कांटेक्ट नंबर, ठीक है। अभी उनके डिस्ट्रीब्यूशन और आपके उस बेंच से कम 8 या 10 बच्चे हैं जो एमएनएस के अंदर हैं, तो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और सिलेक्शन के बाद वेट रहेगा आपके मैसेज। यस पूरा दिन देंगे। ओके है मैं कैसे बोलूं? तो आप लोगों ने देखा होगा मॉक इंटरव्यू, वो सारे क्लियर आपको? जो लाइव देख रहे हैं वो सो गए क्या? यस सो गए? शिवानी बोल रही यस सो गए। अच्छा तो सर थोड़ा लंबा कैंसर है, इधर जल्दी निपटा देना। 10 मिनट तो एक ना बोले कम से कम। ओके ठीक है, ये
नेटवर्क जिनका नहीं आ रहा उसका तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। आप लोगों का भी अलग से मतलब वही आपके साथ भी कन्वर्सेशन करेंगे हम इसके साथ। सिविल और एमएनएस वाला यही था कि आपसे अगर वो पूछे कि विच इज बेस्ट एमएनएस या सिविल, तो आपको एमएनएस ही बेस्ट बताना है और उससे रिलेटेड जो भी चीज है वो अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेना। ऐसा नहीं है कि आप एमएनएस के वहां पे डीमेरिट्स बता दो और सिविल को ज्यादा फायदेमंद बता दो, तो वो उनका यही रहेगा कि हाँ यार ये तो बस थोड़े दिन के लिए आ रही है तो इसको तो साइड में करो, जो बच्चा एमएनएस में ज्यादा इंटरेस्टेड है उसको सेलेक्ट करो, है ना। बाकी आपको जितनी भी इमरजेंसीज हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से आपको प्रिपरेशन करनी है ना। बाकी अभी आप देखते रहो, हम 1-2 इंटरव्यू और कंडक्ट कर रहे हैं, तो आप बने रहो। लास्ट में पूरा आप लोगों का भी एक सेशन लेंगे हम, है ना। ठीक है, बुला कॉल नेक्स्ट। जैसे हाँ जी क्या नाम है आपका? Sir, my name is Chetna. चेतना। कहाँ से किया आपने नर्सिंग चेतना? Sir, I done my graduation from STD University, Gurugram. बीएससी किया जेएनएम किया आपने? BSc किया है sir. एक होता है बीएससी नर्सिंग ऑनर्स, एक होता है बीएससी नर्सिंग, दोनों में क्या डिफरेंस है? आपने कौन सा किया है? सर हमारे कॉलेज में तो BSc नर्सिंग ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन BSc नर्सिंग बेसिक किया है हमने। ओके। 4 इयर्स का कोर्स जो भी किया है। तो बेसिक करने के बाद में आपने कहीं हॉस्पिटल में काम किया है? नहीं ओके, उसके बाद में आपने क्या किया? सर, आई प्रिपेयर्ड फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। ओके। कौन से ईयर के पास आउट हैं आप? सर 2023। 2023। ओके। इससे पहले कोई से एग्जाम्स दिए हैं आपने? नहीं सर, इट इज माय फर्स्ट एग्जाम। फर्स्ट एग्जाम। ठीक है सर। जेट आपने बीएससी नर्सिंग किया 2023 में और अभी आप प्रिपरेशन कर रहे थे। 2023 किस मंथ पास आउट था? सर जुलाई 2023 में आया पास आउट एंड आई रिसीव माय रजिस्ट्रेशन फ्रॉम नवंबर 2023। नवंबर 2023। तो 4th ईयर में आपका फेवरेट सब्जेक्ट जो आपको सबसे मनपसंद रहा हो वो कौन सा होगा? सर सब्जेक्ट्स तो सारी अच्छी हैं, ओबीजी भी अच्छी लगती थी, साइकियाट्री भी अच्छी है, एमएसएन भी बहुत अच्छी है। साइकेट्रिक अच्छी थी। तो एक कंडीशन होती है साइकेट्रिक में, हम एक थेरेपी देते हैं इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी। उसमें अगर हम एनेस्थेटिक ड्रग की बात करें तो कौन सी ड्रग प्रेफरेंस में यूज में लेंगे हम? सर 3 टाइप्स के ड्रग्स देते हैं हम जनरली। ईसीटी के अंदर मसल रिलैक्सेंट देते हैं और एटोपिक सल्फेट देते हैं फॉर डिक्रीज द सलाइवेशन, और सक्साइन कोलिन देते हैं, और इनमें से एनेस्थेटिक कौन सी होगी? सर सक्साइन कोलिन। सक्सेनाइल कोई मसल रिलैक्सेंट नहीं होगी सक्सेनाइल कोई? कोई बात नहीं। अब अगर मान लीजिए अगर आपके सामने एक सिचुएशन ऐसी रखी जाए कि एक प्रेग्नेंट लेडी है आपके सामने और वो आप उसका गेस्टेशनल एज है लगभग 19 वीक ऑफ गेस्टेशन है और वहाँ पे उनका बीपी जो आ रहा है वो लगभग अभी आ रहा है 140/90। तो ये किस कंडीशन की ओर इंडिकेशन करता है? सर 140/90 है तो मतलब पेशेंट जो है क्रोनिक हाइपरटेंशन हो सकता है। अगर बिफोर 20 वीक्स अगर पेशेंट का बीपी ज़्यादा है 140/90 तो वो आगे जाके प्रेक्लेम्शिया भी हो सकता है, सर एक्लेम्शिया भी हो सकता है। अभी हाल फिलहाल उनका डायग्नोसिस क्या बनाएंगे आप? सर क्रोनिक हाइपरटेंशन और सर अदर स्पेसिफिक टेस्ट कर सकते हैं फॉर कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस। क्रोनिक हाइपरटेंशन की अगर आपको ड्रग ऑफ चॉइस देनी हो तो आप क्या देंगे प्रेगनेंसी? सर सेफेस्ट ड्रग ऑफ क्रोनिक हाइपरटेंशन इज मिथाइल डोपा। ड्रग ऑफ चॉइस की बात कर रहे हैं। सेफेस्ट ड्रग और ड्रग ऑफ चॉइस में क्या फर्क हो सकता है? सर सेफेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस इज दैट कि जिससे प्रेग्नेंट लेडी कोई भी हार्म ना हो, ना बेबी कोई हार्म हो। और सर सेफेस्ट मतलब कि जो किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को हम दे सकते हो, और ड्रग ऑफ चॉइस जो स्पेसिफिक उस कंडीशन के लिए हम दे रहे हो, फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग एज अ। ओके। और आप एमएनएससी में प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी आपको याद होगा तो एक 26 जनवरी में एमएसएन के लिए हिस्टोरिकल इवेंट था। फर्स्ट टाइम एमएनएस ने परेड करी थी।
किसने लीड किया था उन्होंने? सर आई नॉट अवेयर अबाउट इट। ओके, और अगर आप एमएनएस ज्वाइन करती हैं तो क्या उसके डीमेरिट्स रहेंगे आपके हिसाब से? एमएनएस की डीमेरिट्स क्या हैं तो आपको सिविल में नहीं मिलेंगे? सर आई डोंट थिंक कि देयर इज हर जगह के डीमेरिट्स और मेरिट्स तो होते ही हैं। सर आई नॉट अवेयर अबाउट इट। एमएनएस को ज्वाइन करना चाहते हैं? Sir, because I always heard about MNS, or sir, in my family there is no one which belongs to army background. So sir, if I am not selected, so I am the one who is in our families first who join MNS. And sir, MNS have the responsibility to work integration with the nation. अगर आपको मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ज्वाइन करना था तो आप 12th के बाद सीधा एक एमएनएस में मिलिट्री नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए एक एग्जाम लगता है, उसके थ्रू क्यों नहीं गए? Sir, I am not aware about it. और BS और सर मैंने भी सुना नहीं था, और BSc के बाद मैंने मिलिट्री नर्सिंग सुना था, तो फिर इसके थ्रू मैंने सोचा। अगर मान लीजिए अगर आपको अभी मैं ऑफर दूं, जैसे अभी बाहर सिविल में लगभग 80% अभी रिजर्वेशन फीमेल्स के लिए है, और आपको ऑफर दिया जाए कि एक आप सफदर, जैसे आपने बताया दिल्ली से हैं आप, यस सर। अगर सफदरजंग हॉस्पिटल में आपको जॉब मिल रही है और एक आपको आरआर हॉस्पिटल दिल्ली में जॉब मिल रही है, किसे प्रेफर करेंगे आप? सर सफदरजंग। सफदरजंग हॉस्पिटल। जी सर। जैसे कि चेतना आपने बताया कि आपने बीएससी नर्सिंग जो एसजीटी गुड़गांव से किया ना, 2023 के पास आउट था ना, यस सर। और हॉस्पिटल एक्सपीरियंस आपके पास में है नहीं, है ना? नहीं सर। और जैसे कि आपने सीधा ही स्टडी करके आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट था कोचिंग में, आई थिंक साइकेट्रिक ओबीजी बताया आपने ना, MSc। और एमएसएन। ओके, तो साइकेट्री के बारे में हम कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं। जैसे कि पेशेंट है जिसके अंदर आप एमओआई ड्रग्स दे रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट के अंदर कौन से फूड नहीं देना चाहिए? Sir, in which we have to avoid tyramine containing foods, sir, like जो old cheese है, vinegar है, because sir it can cause chronic hypertension in the female, or it can cause a hypertensive crisis. Okay. और किसी साइकेट्रिक पेशेंट को अगर आप टीसीए जो ड्रग्स दे रहे हैं तो उससे पहले कोई डायग्नोसिस करवाना चाहेंगे आप? Tricyclic antibiotic, sir, we have to check the WBC of a patient क्योंकि it can cause agranulocytosis. आई थिंक एग्रेनोसाइटोसिस तो सबसे ज़्यादा कोच करता है एंटीसाइकोटिक, Yes sir. एंटी डिप्रेसेंट तो नहीं Yes करता। sir. Yes sir. कौन सी एंटीसाइकोटिक ड्रग सबसे ज़्यादा एग्रेनोसाइटोसिस कोच करती है? Sir, clozapine, I think. क्लोज़ापिन। और कौन सी एंटीसाइकोटिक ड्रग सबसे ज़्यादा प्रोलैक्टिन के सिक्रीशंस को बढ़ा देती है? Sir, I know. जैसे कि सर ने अभी पूछा आपसे कि आपका ओबीजी का फेवरेट सब्जेक्ट है ना, जनरली अगर आपको किसी पेशेंट को एक्लेम्सिया हुआ है और उसमें एज ए ड्रग ऑफ चॉइस आप MGF4 दे रहे हैं, तो उसका कॉमनली साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा आपको? Sir, magnesium sulfate is a vasodilator, तो सर इन दिस रेस्पिरेशन रेट्स डिक्रीज हो जाता है, डिपेंडेंट रिफ्लेक्स एब्सेंट हो जाते हैं, और सर यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, तो वी हैव टू चेक ऑल दिस मेजर्स। ओके, तो चेतना जी, जैसा कि आप कहीं हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं और उस टाइम पे आपको किसी बच्चे के अंदर रेड कलर के स्पॉट, पिंकिश रेड कलर के स्पॉट उसके फेस पे दिखाई दे रहे हैं, तो इस कंडीशंस को क्या बोलेंगे आप? कि बच्चे के अंदर कोई एलर्जिक रिएक्शन है या कोई स्किन के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया है? आपने पढ़े हैं आई थिंक बर्थ मार्क्स? सर नहीं। नो। तो चेतना जी, जैसा कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो कॉमनली सबको आना चाहिए, आई थिंक मेरे हिसाब से पीडियाट्रिक इमरजेंसी का क्वेश्चन है ना, पीडियाट्रिक सीपीआर से क्वेश्चन लेते हैं। तो अगर पीडियाट्रिक सीपीआर के दौरान आप किसी बच्चे के अंदर पल्स को चेक करना चाहें तो मोस्ट कॉमन प्रिफर्ड साइट कौन सी होती है पल्स चेक करने की? सर इन्फेंट्स के लिए तो हम मेनली एपिकल पल्स रेफर करते हैं, और चिल्ड्रंस को तो हम फिंगर पल्स रेफर करते हैं, एंड सर इन अडल्ट्स एपिकल पल्स रेफर करते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। कौन सी एज तक हम ब्रेकियल पल्स को मेजर करेंगे? कुछ क्राइटेरिया है? ये सर क्राइटेरिया है सर। मानिए। और क्या नॉर्मली डोज क्या देते हैं आप एडीआर की सीपीआर के दौरान?
सर 1:10,000 देते हैं। डोज अमाउंट जो होता है ADR का वो तो कॉम्बिनेशन है ना बंदे से वो तो जनरल उसका combination। डोज कितना दोगे? नो आइडिया। ये आप बता सकते हैं ये क्या है? सर इट इज एन ED tube। पार्ट्स एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके क्या क्या पार्ट्स? सर आई एम नॉट अवेयर पर आई विल हाँ ट्राई। जस्ट गिव ट्राई जो भी आपको बताओ। सर ये ED कब है जिसको मर्फी आई भी बोलते हैं, मतलब मर्फी चैम्बर भी बोलते हैं। मर्फी चैम्बर सर ये ED वैल्यू है, दिस इज ट्यूब। और सर इट इज ये कितने साल से ऊपर के बच्चों के लिए आप मतलब कितने साल से ऊपर के लिए एज में काम में ले सकते हैं आप ये ट्यूब जो आपके हाथ में है? सर अडल्ट्स के लिए ले सकते हैं। एडल्ट किसे मतलब कब से किस एज से आप एडल्ट कहेंगे? सर WHO के अकॉर्डिंग तो जो अडल्ट्स है अबव देन 18 इयर्स ओल्ड है। 18 ईयर से पहले फिर ये ट्यूब काम में नहीं ले पाएंगे। चलिए ये बताइए जब से आपने नाम लिया अभी मर्फी चैम्बर, कहाँ प्रेजेंट होता है मर्फी चैम्बर? और इसमें अगर मैं आपको कहूँ कि एक रेडियो ओपेक चीज भी है इसमें जिससे आप पोजीशनिंग आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो वो कौन सी चीज है मार्क करके दिखा सकते हैं आप लोग? सर दिस इज इसकी प्रेजेंस क्यों, ऐसी नेसेसिटी क्या है इसकी मतलब? सर अगर एक्सरे हम चेक कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें पता चल जाएगा कि ED ट्यूब कहाँ तक है। कहाँ ये पर? इजीली विजुअलाइज है। और ये कफ कितने टाइम कितने प्रेशर से आप करते हैं पूरा? कफ कितने प्रेशर से आप इन्फ्लेट करते हैं? नो आइडिया। ठीक। जितना एंट्री इज ओके, ठीक है। जब आप एंट्री करेंगे तो जितने भी लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, या तो आप गुड इवनिंग जो भी उस टाइम जो टाइम रहेगा, ये ध्यान बहुत जरूर रखना है कि टाइम क्या हो रखा है, तो उसी को तो आपको विश करना है। सेकंड, आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल कम है, तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा होना चाहिए, चाहे आपको आंसर आए चाहे ना आए। आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, है ना। बाकी लुक्स वगैरह सब थोड़ा ठीक करके जाना है, हेयर वगैरह प्रॉपर टाई वगैरह करके, बी सिंपल एलिगेंट आपका होना चाहिए। आपने सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट जो बोला, जब सर ने आपसे पूछा कि आप प्रेफरेंस किसको देंगे, MNS को देंगे, सदर्जन को देंगे, अगर इतना सच भी नहीं है। इतना सच भी नहीं बोलना। अगर आप इतना सच बोलोगे सर आपने तो- MNS और सफदरजंग आर हॉस्पिटल कौन सा? RR हॉस्पिटल आपको clear voice आ रही है ना? थोड़ा तेज बोले। दुष्ट है। अभी आप लोगों का भी ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। आराम से अब आप यहाँ तो हम लोग ही हैं, अभी तो और आराम से- वहाँ पे कम से कम 7-8 लोग आपके हो सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि कंटेंट का देखा, कंटेंट में भी आप बहुत लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से शायद आप लैक कर रहे हो, ठीक है। बट ये सारी चीजें, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह आपको देख के जाना है। फंडामेंटल के जितने भी प्रोसीजर्स है, इंस्ट्रूमेंट है, जितने भी इमरजेंसीज है, पीडियाट्रिक्स है, ऑप्स की है, ठीक है, इनके बारे में बहुत अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि मोस्टली आपके केसेस इमरजेंसी के आते हैं वहाँ पे। नॉर्मल फीवर वाले पेशेंट्स को तो ठीक है, सबको पता है, लेकिन वहाँ पे हैंडलिंग आपकी इमरजेंसी की बहुत ज़्यादा होती है ना, वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। वो आपसे पूछेंगे बार बार कि MNS है, सिविल अच्छा है, तो आपको MNS उनको यही दिखाना है कि MNS इज गुड, इससे बियॉन्ड कुछ है ही नहीं, आपको ये करना है, ठीक है। उनको बिल्कुल आपके नॉलेज के अंदर आपको उनको नहीं लगना चाहिए कि आपको है ना एक्सपीरियंस नहीं हो आप, क्योंकि आप जब बता रहे थे ना उसके अंदर हमें साफ लग रहा था कि आपने प्रिपेयर किया है बहुत अच्छे से, लेकिन आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। ये नहीं लगना चाहिए, चाहे आपके पास में है चाहे ना है। आप इंस्ट्रूमेंट को लेके, प्रोसीजर्स को लेके बहुत कॉन्फिडेंस, आपको डोजेस को लेके ये बहुत ज़्यादा आपको अच्छे से करना है, ठीक है। कौन सी डेट को इंटरव्यू आपका? 26 है। तो आपके पास में इनफ टाइम है, ठीक है, क्योंकि 18 से स्टार्ट है, 26 को आपके इंटरव्यूज हैं। उससे पहले जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, कोशिश करो कि किसी को मिल जाए, ताकि वहाँ से आपको आइडियाज लग जाए, है ना। तो और देखो जैसा सर ने बताया था कि वो ड्रेसिंग सेंस हो रहा है, नो इयरिंग्स, नो लिपस्टिक्स, नो नोज पिन्स, कुछ नहीं, नो नेल पेंट, जस्ट प्रॉपर एज अ फर्स्ट ईयर नर्सिंग स्टूडेंट जो आपको बताए गए थे वही बांधे हुए हेयर्स और वगैरह सब कुछ। ड्रेस आप फॉर्मल शर्ट पैंट या फिर अपना फॉर्मल सूट, फॉर्मल शर्ट पैंट विल बी बेटर ऑप्शन।
तो वो ब्लैक शूज प्रॉपर, और वो तो रहेगा ही। प्लस जब आप एंट्री करें तो विश स्टार्ट विद द फीमेल फर्स्ट, ये जनरल जो भी हमने फीमेल ही होगी वहाँ पे इंटरव्यू में, मेल शायद ही कोई मिले आपको, हो सकता है मेरी डॉक्टर वगैरह कुछ वो होगा। डॉक्टर वगैरह हो तो बाकी बहुत कम चांस सर है। फिश एक ही वहाँ पे सबको अलग नहीं अलग, अगर फीमेल और मेल दो हैं तो अलग अलग होंगे, नहीं क्योंकि तो सर मैम हो गया ना, अगर आप सर को भी मैम बोल रहे हो, मैम को भी वो कर रहे हो तो और सेकंड बात कि देखो सबको सब चीजें वहाँ नहीं पता होती हैं। मैंने आपसे पूछा कोई क्वेश्चन, हो सकता है मुझे भी नहीं पता हो, अब सर ने जैसे पूछा आपसे पीडियाट्रिक का, मुझे नहीं पता हो और मैंने आपसे पीडियाट्रिक क्वेश्चन पूछ दिया, तो जस्ट ट्राई टाइम टू कि हाँ मतलब है बता, अगर नहीं है तो आप 1 मिनट का गैप ले सकते हो। ऐसा नहीं होगा आराम से सोच के कि जवाब। आपने एक ही मिनट में विद इन 1 मिनट आपको आंसर करना ही करना है। आप अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप बोल दीजिए सर मैं आई टेक 10 फ्यू सेकंड। अभी आपसे भी डिस्कशन करेंगे सब लोग, आप लोग हम आराम से आप वेट कीजिए। और सेकंड बात, थोड़ा इंस्ट्रूमेंट देख लो अपना, आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है। ऐसा भी नहीं है कि हमें भी पता है कि आप आज थोड़ा एकदम से हेजिटेशन हो सकता है, कॉन्फिडेंस आपको पता भी होंगी चीजें, ये बर्फी आई चैम्बर पता है सब चीजें, पर हो गया कोई बात नहीं। पर ये आज इसी वजह से आपके लिए सिमुलेट करना है कि आपको ये हम एग्जैक्ट रियलिस्टिक आइडिया करा सके कि आपके साथ क्या होने वाला है। वहाँ एकदम से जाना और फिर ये सब चीजें वहाँ हो, इससे अच्छा यहाँ वाली ये चीजें थी। तो हमने कोशिश ये करी कि आपको बस अवेयर करा सके। देखो और बेसिक चीज है कि आपको इमरजेंसी की चीजें तो पता, इमरजेंसी लाइक CPR, ACLS, BLS दोनों चीजें, प्लस ऑब्स्टेट्रिकल के इंस्ट्रूमेंट्स, ET ट्यूब, गूडल सर्वे, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स, ये आपको जो बहुत इमरजेंसी वाले प्रोसीजर थे लाइफ सेविंग, वो सब पता होने चाहिए। डोजेज प्लस माइनस हो सकती हैं, जैसे आपने सर ने पूछा आपने बता दिया, आपको जस्ट ये आइडिया होना चाहिए कि भाई कितना 0.1 दे देंगे, 0.2, 0.3, ये जस्ट अप्रोक्स डोज भी बता देंगे तो आपका हो सकता, मतलब वो चीजें काउंटर हो जाती हैं आप बिल्कुल। और दूसरी बात ये वाली बात कि जैसे हाँ आपने वो चीज सही करी कि जो चीजें आपको बिल्कुल नहीं पता थी आपने मान लिया वाली बात, लेकिन वो जो सिविल और वो RR और वो जो MNS का बेस हिस्ट्री है, जैसे किसने लीड किया था, कब हुआ था, MNS की सर्विसेज कब स्टार्ट हुई थी, अभी MNS के रिगार्डिंग एडमिशन वाली प्रोसेस में क्या चेंजेस, जैसे रिजर्वेशन के लिए वो अभी हटा दिए कि 100% फीमेल्स नहीं होंगी, ये सब बेसिक चीजें आपको MNS के बारे में भी थोड़ी पता करनी है। और ये जिस दिन तक आप पता करें, एंट्री करने के बाद आपको जैसा भी हो आप ही हो, जो आपको आता है वो आता है, जो नहीं आता वो नहीं आता, ऑब्वियस सी बात है। तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करिए और थोड़ा ये प्रिटेंड करिए कि मतलब प्रिटेंड क्या करना है, मतलब वही वाली बात कि आप MNS में जा ही रहे तो आपके लिए इंटरेस्टेड थे तभी जा रहे हैं आप। यार हो सकता है कि वो आपसे ये भी पूछ रहे कि आपको सिविल प्रेफरेंस क्यों है क्यों नहीं है। डिमेरिट्स तो ये है कि होती ही हर चीज की, चैलेंजिंग जॉब है, बहुत चैलेंजिंग जॉब है, चैलेंजिंग जॉब है, आपकी कोई ड्यूटी आवर्स फिक्स नहीं है, बट आप ये बात करिए कि आप इन डिमेरिट्स के साथ काम करने में इंटरेस्टेड है, मतलब जो आपकी प्रेफरेंस और चॉइस है वो इन डिमेरिट्स के साथ अच्छी रहेगी। आपको ये बोलना है कि मेरा ड्रीम था MNS में जाने का, तो आई कैन एक्सेप्ट एवरीथिंग इन द ड्रीम ऑफ MNS। ये बात आपको बोलनी है कि मेरा ड्रीम था, मुझे MNS बहुत पसंद है, इसलिए कोई भी चैलेंज हो कुछ भी हो मुझे MNS लेना है। ठीक है, सही बात। ये है। बाकी आप जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है, अगर आपको हिंदी बहुत अच्छे से है तो आप हिंदी में बताओ, अगर इंग्लिश में किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा और आप पूरा आंसर इंग्लिश में दे नहीं सकते, बीच में 1-2 वर्ड यूज या लाइन यूज कर सकते हो, बट कोशिश करना कि एक आप जिस लैंग्वेज में आप बहुत कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप आंसर करें। और घबराने की कोई दिक्कत है नहीं, सामने भी आप जैसे बैठे होंगे वो ज्यादा से ज्यादा क्या मतलब सर नहीं, फर्स्ट टाइम है इसलिए मतलब वो फर्स्ट टाइम इसीलिए तो हम ये लाइफ में हम हर चीज फर्स्ट टाइम कभी ना कभी फेस करते हैं, और देखो करते हैं सबका फेस। लास्ट एक्सटेंड पे क्या नहीं होगा, इससे ज्यादा एक्सटेंड तो कुछ नहीं है ना, मतलब तो आप ये मान के चलिए, आप वो मान के चलिए ना कि सर अब तो नहीं ऑप्शन है, मतलब नहीं के बाद की चीजें हैं वो तो कॉन्फिडेंस ऐसा रखिए कि, और लाइफ में हमेशा भी ये बात है ना कि हर एक चीज का लास्ट एक्सटेंड सोचो कि आप क्या हो सकता है मैक्सिमम, नहीं होगा इससे ज्यादा बुरा तो कुछ नहीं हो सकता, क्या दिक्कत है उसके बाद। वो तो अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज हुआ तो भी नहीं हो पा रहा है, तो उस कॉन्फिडेंस में चलिए कि नहीं होगा, अब आप बताओ अगला क्या ही कर लेगा आपसे, क्या ही पूछ लेगा, तो उतना कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर कि मैं उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ कि कुछ भी हुआ तो भी आई विल सर्वाइव। तो वो सर्वाइवल वाला मोड हमेशा अपने ऊपर रखिए, हमेशा लाइफ में जब भी कोई कंपटीशन, इंटरव्यू चाहे एग्जाम कुछ भी देने जाओ तो इतना मन में ये रखिए कि वर्स्ट एंड वर्स्ट, वो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट, उस प्रिंसिपल पे लाइफ में हमेशा काम करिए कि सबसे बेकार क्या हो सकता है और सबसे अच्छे की उम्मीद आप रखिए हमेशा।
डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत सही मैनर में सीक्वेंस वाइज वगैरह अरेंज करके रखना है ताकि आपका वहाँ पे किसी प्रकार की आपको एंजाइटी ना हो इंटरव्यू से पहले। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट तो साथ में होते हैं लेकिन ऐसे ऑर्गेनाइज को मिलता नहीं खुद के डॉक्यूमेंट से, तो वहाँ पे भी मिलता है तो वो सोचते हैं कि मैं घर पे छोड़ के आ गई, तो वो एंजाइटी में आ जाते हैं। सर ताकि- करेक्टर सर्टिफिकेट बोला उन्होंने, तो मतलब कि सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से मिलेगा, कॉलेज से मिल जाएगा, कॉलेज की कॉलेज से ही मिलता है वो। उनसे ले लो। आप जाके कॉलेज वालों को बोलिए मेरी कैरेक्टरिस्टिक की वो चीज लिख के देंगे आपको, मतलब एक सिंपल अपने कॉलेज के लेटर पेज पे लिखा होता है कि इन्होंने यहाँ से यहाँ तक नर्सिंग करी है और इनका कैरेक्टरिस्टिक वेल एंड गुड था, वो कैरेक्टर वो आपको अपने कॉलेज वाले विद इन फ्यू मिनट्स दे देंगे जाते हैं आपको। अगर पानी रखा है और आपको पानी पीना है तो डायरेक्टली उठा के नहीं पीना है, उनसे पूछना है कि मैं ड्रिंक वाटर, तो आप उसके बाद ही पीना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके सामने रखा आपने वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप पानी पी रहे हो, ये नहीं करना। और अगर पीना हो तो पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई मैं हाँ। पीऊंगी नहीं वहां जाकर, हाँ। अगर आपको लग रहा है नहीं, कि- आपको लग रहा है कि भाई मुझे पानी की जरूरत है तो आप उनसे पूछ लो कि भाई मुझे पानी पीना है, पानी पियो, उसके बाद में बोला ठीक है आपका, हाँ बाकी ठीक है सर। थोड़ा कंटेंट पे ध्यान दे लो, पढ़ लो थोड़ा सा प्रोसीजर वगैरह, बाकी सब ठीक है। ये तो सर वापस सिंपल सा है सब, कॉन्फिडेंस के ऊपर। अच्छा कॉन्फिडेंस होना आपका चाहिए, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आपकी एंट्री भी अच्छी होनी चाहिए, ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए प्रॉपर रूप से। बाकी डोजेस नॉर्मली है वहाँ पे, ऐसा नहीं है जैसे कि नॉर्मल ओआरएस के बारे में आपसे पूछ सकते हैं वहाँ पे, दो तीन चीजें फॉर्मूला वहाँ पे हो सकता है बर्न पेशेंट का, सीपीआर के रिगार्डिंग वहाँ से डोज कैलकुलेशन आपसे पूछ डोज सकते हैं, कैलकुलेशन के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं, है ना? बाकी इंस्ट्रूमेंट जनरली इतने कोई नहीं है, जो इमरजेंसी के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे वो Scissors इमरजेंसी वगैरह में भी है, आप आप जाएंगे, लोग- कोई पेशेंट आएगा तो मोस्टली जो इमरजेंसी में आपके यूज होते हैं वो, ठीक है। नॉर्मल डिलीवरीज नर्सेस ही करवाती है, हाँ। डॉक्टर नहीं होता है साथ में, तो लेबर का आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एक क्लास और ले ठीक लेंगे है, हम लोग। एपीएच पीपीएच इन सब के बारे में बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। या जो नॉर्मल लेबर जब होती है, डिलीवरी होती है, उस टाइम पे क्या प्रोसीजर होते हैं, कौन कौन से चैलेंज आ सकते हैं, उन सब के बारे में आपको बहुत अच्छे, वो 100% आपसे पूछेंगे नॉर्मल डिलीवरी से रिलेटेड क्वेश्चंस, या उसकी इमरजेंसी के बारे में 100% पूछेंगे, क्योंकि उसमें डॉक्टर असिस्ट नहीं करता है। डॉक्टर को तभी बुलाते हैं इवन आपको न्यूबॉर्न बेबी की जो केयर है फर्स्ट, तब आप जैसे ही बोर्न होती है जो केयर है उसके बारे में भी आपको पूरा पता होना चाहिए, क्योंकि आपको मम्मी उसको मदर को भी आप ही हैंडल करना है और उस बच्चे को ही आप ही हैंडल करोगे, डॉक्टर नहीं होता है नॉर्मल डिलीवरी, उसकी पूरी प्रिपरेशन भी आपको करनी पड़ती है। सर एमएनएस में नॉर्मल लेबर और डिलीवरी पूछेंगे? हाँ बिल्कुल यही पूछते हैं बेसिकली, मैं कह तो रहा हूँ आपसे, Common question नॉर्मल है। डिलीवरी नर्स ही करवाती है, वहाँ पे डॉक्टर नहीं होता है। एमएनएस में बेसिक काम यही जो Delivery के regarding हो गया। इमरजेंसी वाले काम ना ट्राइज तक के वो सारे होते हैं, उसके बाद तो कुछ काम ही नहीं है। इंड्यूस भी नर्स ही करती है नॉर्मल डिलीवरी। क्या डोजेज होते हैं उनके रिगार्डिंग बहुत बहुत सारी चीजें होती हैं। प्राइमरी फंक्शन यही है, मतलब यही केयर का है, बाकी का तो वो उनके साथ टेक्नीशियन जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपने अलग लेवल पर, तो हमारा प्राइमरी फंक्शन यही है, वो ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी हैंडल करना और लाइफ सेविंग इमरजेंसी हैंडल करना, तो ये इन चीजों पे फोकस करना है। और सर वो जैसे कि हॉबी पूछते हैं, हाँ तो सर मेरी अगर मैं अपनी हॉबी बताऊंगी, मेरा इंटरेस्ट ऐसा, जैसे मैंने स्कूल टाइम में योगा में पार्टिसिपेट किया है, ड्राइंग है, पर अब वो मेरी हॉबी नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है, हॉबी के लिए टाइम ही नहीं है सर। उनको नहीं बोलना है कि आपके पास में हॉबीज के लिए टाइम नहीं है, इट्स ओके। हॉबीज hobbies है है। आपको, सीधा सा। आप इतने रियलिस्टिक क्यों बन रहे हो, ठीक है, कि आप क्यों उनको मौका दे रहे हो रियलिस्टिक रहो, इंटरव्यू में नहीं। लाइफ में रहो, ठीक है। आपको जब शादी के लिए आपको लड़का देखने वाला है तब उसको बताओ कि आपका क्या है क्या नहीं है, उसको आप रियलिस्टिक चीज बताओ, उनको नहीं बतानी है। ऐसा क्या नहीं, बात मैं है? पूछने वाला था मेरा हॉबी क्या है, हाँ, वो तो पूछे ठीक है। तभी और बता। हॉबीज भी वो बतानी है कि जिसके कई बार में ना बच्चे क्या करते हैं, अगले वाले को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी मुंह पे मार देते हैं कि ठीक है कि हाँ जितना अच्छा बताऊंगी, ठीक है। पेड करना हाँ, मतलब उसको अच्छा दिखाने के लिए ऐसे नहीं आप कुछ भी आंसर कर दो, पता लगे उसके बारे में हॉबीज के, आपने कोई हॉबी ऐसी बता दी है ना कि बुक रीडिंग है, उसने किसी बुक का पूछा आपने ये पढ़ी है और आप बोलते हाँ मैंने पढ़ी, उसमें से उसकी अब आपने जब जो चीज है ही नहीं तो क्या, तो हॉबीज बेसिक योगा की जैसे बेसिक डिटेल बताइए ना, तो फिर बता दो योगा है, या फिर अगर म्यूजिक सुनना भी है तो म्यूजिक सुनना बता सर दो। म्यूजिक तो इंटरेस्ट में आ जाएगा। हॉबी भी होती है लोगों की, मतलब वो हॉबी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं। रील्स देखना मत बोलना कि हॉबी नहीं, सर। रील्स देखना है ना, वो आज प्लेस बहुत नहीं है। हाँ, ऐसे नहीं, ठीक है, रील्स देखना मत बोलना। और सर वीकनेस के लिए मतलब क्या क्या बोल सकते हैं? वीकनेसेस आपको क्या लग रहा है ये सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि सामने बैठी है वो। हाँ, सर। नहीं देखो सर थोड़ा मतलब सोशल फोबिया है, पर ये बोल नहीं सकते ना।
नहीं बोल सकते हो इस बात के लिए, बट आप ये कह सकते हो कि आई एम वर्किंग ऑन इट, कि आई एम इम्प्रूविंग ऑन इट। पहले सोशल फोबिया था, स्टेज फियर था, लेकिन अब इतनी वीक मतलब इतना वीक नहीं, आई एम कंटिन्यूअसली वर्किंग ऑन इट एंड आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव। वो बता सकते हो आप, बट ये भी नहीं है कि मतलब कुछ ऐसा बता दो कि आपको पता लगे कि नहीं, जैसे लो कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं बता सकते हो सकता है बात पे हो सकता है, वो नहीं बोलनी है वाली चीज। सोशल फोबिया वाली चीज तो अगर आप बताओगे ये PCOS है क्या भाई? तो जियोमी PCOS ये कर सकते हैं उसमें। तो वीकनेसेस कि आपकी जो रियलिस्टिक वीकनेसेस है वही वाले, जैसे लाइक कि सोशल फोबिया वाली बात आप बता सकते हो, आप वर्क कर रहे हो उस पे। प्लस ये है कि कई बार ये होता है कि बहुत जल्दी इंटरप्रिटेड, ये कोई ऐसी चीज नहीं बतानी जो आपको ये बता दे। मतलब इतना नहीं ऐसे मतलब कोई फेस ही किया है, इतना ज्यादा तो पता नहीं है। SBT मतलब 23 वाले स्टेज बच्चे फियर हैं। है। नहीं, ये आपके नेगेटिव हो सकता है, हमको हाँ, बिल्कुल सर, तो मत ये बताना, सब- बिल्कुल मत बताना। सोशल फोबिया को ये लगेगा तो जब ये सर, तो बंदों को फेस नहीं कर सकते पता उसको ही लेके नहीं क्या सर करें? वीकनेस क्या है। किसकी वीकनेस? कुछ है ही नहीं वीकनेस आपकी। लोगों को इतनी बड़ी कोई सोशल मतलब कभी नोटिस नहीं करी, कभी कभार ऐसा सोशल फोबिया मतलब ऐसा वगैरह कभी। क्यों बताना हाँ, उनको? वो नाम ही मत लेना आप, ये मेरे को सोशल फोबिया है, ये वो है, तो वो यही सोचेगी, तो देखिए डरती लोगों से 5-10 लोग आ जाएंगे सीधा तो क्या ही देंगे। हाँ, तो आप उनको नहीं बताना कि आपको सोशल फोबिया है। अपनी वीकनेस के बारे में इंटरव्यू वालों को कभी मत बताओ ना, वो तो नेगेटिव हो जाएगा आपके लिए। बिल्कुल नहीं बताना उसको। सर पूछते हैं तो मतलब आप बोलो आई एम कॉन्फिडेंस, मैं सब कुछ मैं मदद चला सकती हूँ, आपको बताना चलो। नहीं वो क्या, मुझे कोई कभी ऐसे महसूस नहीं हुआ कि कोई वीकनेसेस है। ठीक है, थैंक यू जैसा। Okay, thank you. ओके जी, ओके। गुड मैम। हिमानी हिमानी हिमानी, हाँ जी कहाँ से हैं आप? सर दिल्ली से दिल्ली से। क्या कर रखा है आपने? JNM है या BSc सर है? BSc नर्सिंग BSc नर्सिंग। Yes. BSc नर्सिंग आपने कहाँ से किया? सर आई हैव डन माय BSc नर्सिंग फ्रॉम स्वामी विवेकानंद कॉलेज पंचकुला हरियाणा ओके। हाँ जी गवर्नमेंट है प्राइवेट है मैम? सर प्राइवेट प्राइवेट है। कौन से ईयर में किया आपने? सर 22 2022। हाँ जी तो 2022 से लेकर अभी तक आप क्या कर रहे हैं? सर एक्चुअली 22 के एंड में हुआ था, हम्म। मतलब 23 में मेरा रिजल्ट आया, 23 में RN आया, उसके बाद से मैंने कोचिंग ली नर्सिंग एक्सपर्ट से, देन उसी के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ एग्जाम के लिए। आपको हॉस्पिटल एक्सपीरियंस नहीं है? आई नो सर MNS क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं आप? सर MMS सबसे पहले तो मतलब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने फॉर्म फिल किया, लकीली मैं क्लियर हो गई। तो एक तो ये है कि चांस क्यों ना दिया जाए, ऊपर से मतलब अच्छे इसका पर्क्स ज़्यादा अच्छे हैं, सोसाइटी में एक मतलब कहते हैं ना रुतबे वाली जॉब है वो है, और सर ये जो मतलब वो तो है ही जो हम अपने मतलब आर्मी ऑफिसर्स को या इन सब को मतलब एक उसमें केयर प्रोवाइड करना। आपको पता है MNS की जो जॉब होती है वो बहुत चैलेंजिंग होती है। यस सर ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कभी कहीं पर भी आपकी कभी भी पोस्टिंग हो सकती है। फिर भी आप जुड़ लेना चाहते हैं? मैंने आपने अभी बताया कि जैसे आप पर्क्स बहुत अच्छे हैं, तो सिविल नर्सिंग के भी तो पर्क्स बहुत नहीं अच्छे होंगे शायद। हाँ सर उसके भी हैं अच्छे, बट इसमें मतलब एक सोशल स्टेटस देखा जाए तो ज़्यादा बेटर है। आपको लगता है बाहर जो सिविल वाले नर्सिंग ऑफिसर्स हैं उनका सोशल स्टेटस ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो डेली सोशल लाइफ में सोशल लोगों से इन्वॉल्व होते हैं, और MNS वाले बाकी जो ऑफिसर्स हैं वो रेगुलरली उतने बाहर के सिविल लोगों से नहीं मिल पाओगे। जैसे आप एक तो अपनी फैमिली में रह रहे हो, डेली अप डाउन मतलब डेली अपनी फैमिली वालों से मिल रहे हो, एक आप कभी कभार अपनी फैमिली से मिल पा रहे हो, तो सोशल स्टेटस सोसाइटी में रहने वालों के साथ ज़्यादा अच्छा होगा। बट सर मतलब फैमिली के लिए भी देखा जाए तो ये मतलब उनको भी एक बेटर अपॉर्चुनिटी लगती है कि मतलब कि आप अगर मतलब आर्म्ड फोर्सेस में अगर आपको सर्व करने का मौका मिल रहा है तो आप क्यों ना करें सब, तो दैट्स माय पॉइंट। और आपका कॉलेज तक कोई फेवरेट सब्जेक्ट? सर एज सच तो वही है, बट सारी सब्जेक्ट ठीक है फिर भी अगर कोई एक चूज करना हो? तो obviously फीटल पोजीशन कौन सी रहती है सबसे कॉमन मोस्ट? एलोरी
लो एक। और एलोइक जब फीटल पोजीशन के साथ आप बात करेंगे, लेबर शुरू वाली प्रोसेस है, अगर लेबर शुरू होने से पहले अगर पोजीशन पूछे तो फीटस की नॉर्मल पोजीशन कैसी रहेगी? लेबर शुरू होने से पहले एलोटी नहीं एलोइन। और अगर एक कंडीशन है जिसमें आपको ये बताया गया हो कि एक मदर है प्राइमरी ग्रेविडा जिसके अंदर प्रेगनेंसी है लगभग 18-20 वीक, लगभग 20 वीक की प्रेगनेंसी है, और उस कंडीशन में आपको बीपी आपको उनको देखने को मिल रहा है 140/90, क्या डायग्नोसिस रहेगा आपका इस कंडीशन में? सर वन टाइम 140/90 है या मतलब रिपीटेडली 140/90? 140/90 है रिपीटेडली उस कंडीशन 20 वीक है। सर मे बी प्रीक्लेम्शिया में भी और प्रेगनेंसी। डायग्नोस कर सकते हैं कि अब इफ इट इज कंटिन्यूअसली 140/90, देयर इज नो मतलब इंक्रीज नहीं है उसमें, तो सर नॉर्मल भी हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, बट अगर फ्लक्चुएशंस होते हैं तो कंसीडर कर सकते हैं प्रीक्लेम्शिया। फ्लक्चुएशन होता है। और अगर आपको एक कंडीशन जैसे कह सकते हो आप कि ओवर डायबिटीज करके एक कंडीशन होती है, ओवर डायबिटीज प्रेगनेंसी में, और जैसे गेस्टेशन डायबिटीज है, गेस्टेशन डायबिटीज कैसे डिफरेंस है नॉर्मल डायबिटीज से? सर गेस्टेशनल डायबिटीज मतलब आफ्टर 28 वीक जब अगर आपको किसी फीमेल के साथ ये कहा जाए कि पोस्टपार्टम हेमरेज जो कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आप ये कह सकते हो कि मैटरनल डेथ है, तो एक इनडायरेक्ट कॉज ऑफ मैटरनल डेथ भी होता है। अगर आपसे बोला जाए तो मोस्ट कॉमन इनडायरेक्ट मैटरनल डेथ का कॉज क्या हो सकता है? क्योंकि फीमेल में जनरली हम कहते हैं डायरेक्टली हेमरेज जो है वो कॉज होता है मोस्ट कॉमन, इंडिया में जो मोस्ट कॉमन। फीमेल्स में इनडायरेक्ट कॉज कौन सा हो सकता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इनडायरेक्ट कॉज ऑफ डेथ क्या हो सकता है? सर इंडायरेक्ट कॉज ट्रॉमा में भी ट्रॉमा। अगर यही सिचुएशन अगर आपसे ये रखी जाए कि अभी अबॉर्शन जिस कंडीशन के डिक्लेरेशन में है, तो हम रिकरेंट अबॉर्शन के लिए किस क्राइटेरिया को प्रेफरेंस देंगे? क्या क्राइटेरिया होगा रिकरेंट अबॉर्शन का? सॉरी ब्रेक आउट हो रही हूँ। नहीं, आराम से कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप आगे नहीं है। सर मतलब पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, ये एक्सप्लेन कर सकते हैं आप क्या पार्ट है इसके साथ? ट्यूब है, कफ डीटी ट्यूब है, ये बेवल सॉरी मर्फीज आई इसको बोलते हैं, ये इसमें जो ये है ये हमारी वोकल कॉर्ड गाइड होता है, सो ये रेडियो पे लाइन होती है, और इधर से हाँ जी सर। तो हिमानी जी आपने 2022 में अपना नर्सिंग कंप्लीट किया आपने, है ना? यस सर। और पहला ही आपका एग्जाम था आई थिंक एमएनएस का? इससे पहले भी आपने एग्जाम दिया? एम्स एम्स एमएनएस का पहले नहीं एमएनएस से पहले फर्स्ट टाइम है ना? ओके, तो आपका ये क्लियर हो गया एमएनएस का ना? हाँ जी सर। जैसे कि आपने बोला कि आपका ओबीजी फेवरेट सब्जेक्ट है ना, बाकी ऑल ओवर भी होगा आई थिंक। ओके, तो इससे बाहर भी क्वेश्चन हो सकता है, हाँ ऑब्वियसली। है ना? बिल्कुल। जनरली आप मान के चलें कि एक बच्चा है, 6 महीने से कम का बच्चा है, उस बच्चे के अंदर बहुत सीवियर तरीके से डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन में आप उस बच्चे के अंदर क्या असेसमेंट करेंगे, क्या फिजिकल फाइंडिंग्स में आपको देखने को मिलेगी अगर बच्चे में सीवियर डिहाइड्रेशन प्रेजेंट है? सर सबसे पहले तो उसके कॉन्टिनेंट्स जो होंगे वो सनकन कॉन्टिनेंट्स होंगे, उसकी आईज जो होंगी वो भी सनकन आईज होंगी, उसकी जो कैपिलरी मतलब वो स्किन पिंचिंग जो हम करते हैं, स्किन टेंटिंग, वो जो है मोर देन 3 सेकेंड, मतलब अगर जैसे ऐसे करेंगे तो वीक पेल 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 होगा मे बी। सीवियर ही पूछे, सीवियर
ये तो सारे माइल्ड मॉडरेट के साइन बताए आपने, ये तो माइल्ड मॉडरेट के होते हैं। सीवियर अगर होगा तो क्या अपीयरेंस क्या देखने को मिलेगा आपको? आपको नहीं लगता अगर सीवियर डिहाइड्रेशन बच्चे में हो सकता है तो वो अनकॉन्शियस कंडीशन में जा सकता है, सीवियर हो सकता है तो ना? अच्छा, अगर सीवियर डिहाइड्रेशन अगर आपका होता है तो आप सीआरटी जनरली चेक करते हैं, कैपिलरी रिफिल टाइम, तो नॉर्मली कितना होता है ये? लेस देन 2 सेकंड्स। लेस देन 2 सेकंड्स। अगर जनरली बात करें डिहाइड्रेशन के अंदर तो ये कम होगा कि ज़्यादा हो, कम होगा कि ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा सर। कंफर्म? क्या फ्लूइड आप देना चाहेंगे अगर डायरिया वाले पेशेंट आपके साथ सामने आए? सर पानी प्रेफर करते हैं। कितना, 6 महीने से कम का बच्चा है, कितना देंगे आराम आप? सर वो तो डोज कैलकुलेट होगी। 6 महीने का बच्चा है तो जनरली वेट कितना होना चाहिए उसका? सर 6 kg अराउंड। अराउंड, तो वो है ना कि 6 kg से कम से बच्चा है और अपना 6 मंथ का, तो क्या उस आरएल का अमाउंट होना चाहिए सीवियर डिहाइड्रेशन में, और कितना देंगे? सर कितने टाइम में? क्राइटेरिया तो होता है कि जैसे हाफ जो होता है उसका उसको हम देते हैं पहले फर्स्ट 6 आवर्स पे शायद, देन आफ्टर 6 आवर्स, बट एग्जैक्ट अमाउंट। जनरली अगर नॉर्मल डिहाइड्रेशन वाला बच्चा है तो उसमें आप कौन सा फ्लूइड ऑफ चॉइस देना चाहेंगे? नॉर्मल डिहाइड्रेशन सर आरएल। नॉर्मल में, नॉर्मल डायरिया में नॉर्मल डाइट। इनिशियल फ्लूइड पूछा मैंने, क्या देना चाहेंगे? इनिशियल फ्लूइड तो ओआरएस देते हैं सर। ओआरएस का पूरा नाम क्या होता है? ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। श्योर है? ये पैकेट है आपको दिया जाता है तो उसमें सॉल्यूशन आता है कि सॉल्ट आता है उसमें? सॉल्यूशन आएगा। बोतल भी साथ में फ्री मिलेगी क्या आपको? वो पैकेट जो आता है उसमें क्या आता है? सॉल्ट आता है कि सॉल्यूशन आता है? सॉल्यूशन पड़ा है। सॉल्ट नहीं आता। जब आप उस सॉल्ट को पानी में मिलाओगे तब जाके सॉल्यूशन बनेगा ना, तो पैकेट में तो सॉल्यूशन नहीं आता, सॉल्ट ही आता है आपके पास। जब नॉर्मल कौन कितना कितना अमाउंट में सॉल्ट होता है ओआरएस में? सोडियम क्लोराइड कितना होता है? पानी पी सकते हो। आप रिलैक्स हो जाओ आराम से, आराम से रिलैक्स हो पानी जाओ, पानी पियो, पानी पानी पियो। पियो। आप बता लेंगे पानी पियो, पानी पियो आप। नहीं सर थैंक यू। ये ले पानी पियो, हो गया, पानी बस, हो गया। पानी पानी पियो फिर बात करते हैं। आप थोड़ा सीरियस पानी पी ले। बनाओ। हाँ आराम से। आराम से आराम से। हो गया बस। हम ही हैं, हम ही हाँ, बंद करो। हम ही हैं, तो आप टेंशन वाली बात नहीं है। हम लोग ये रिकॉर्डिंग मत करो। रिकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, वो बच्चे भी तो देखे वो उनको भी तो पता लगे ना कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। पूरा दिखेगा। कोई बात नहीं, तो अगर ये बच्चे भी सामने आके बैठेंगे तो इनके साथ भी ऐसे। हिमानी, सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको ना कॉन्फिडेंस रखना है। सबसे बड़ी चीज तो ठीक है है, आपने तो स्टार्टिंग में हथियार डाल दिए हाँ। सर के साथ ही, और वहां सर पे अच्छा पहले मेरे को एक बात बताएं, मतलब क्या ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बिल्कुल मैम। बिल्कुल बिल्कुल। सब्जेक्ट से रिलेटेड? सब क्या सोच के आई थी? और क्या सोच के आए थे? नॉर्मली पूछते हैं ना। नॉर्मली क्या बताओ आप? Normally- आपसे नॉर्मली ओआरएस का पूछा। एक्चुअली क्या है कि सारी की सारी इमरजेंसीज आपको पता होनी चाहिए। पीडियाट्रिक्स होगी, अडल्ट की होगी, ओप्स की स्पेशली, क्योंकि पूरा नॉर्मल डिलीवरी का काम नर्सेस का ही है। ठीक है, न्यूबॉर्न केयर पूरा आपको आना चाहिए। जो फर्स्ट न्यूबॉर्न केयर होता है, इमीडिएट जो न्यूबॉर्न केयर होता है, वो आपको पूरा आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप ही हैंडल करोगे मदर को और बेबी को दोनों। ठीक है, ये एक्लेम्शिया फिर एक्लेम्शिया, इनके जो डोजेज हैं ये बिल्कुल पूछ सकते हैं आपसे। आपके इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल आपको, ये तो हमने सिर्फ 2-3 इंस्ट्रूमेंट रखे हैं, वहाँ पे इससे भी ज्यादा इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे आपको। और वहाँ मिलते हैं पहले मिलेगा वहाँ पे। और वहाँ मिलेंगे कम से कम 8 से 10 लोग। ठीक है, यहाँ तो हम 3 लोग ही हैं, और आप तो हमारे साथ में फिर भी कंफर्टेबल हो सकते हैं हाँ, आप हमें जानते हो। नॉन फेस थे आप। ठीक है, वहाँ उससे वो शायद मेरे को ज्यादा ऐसे हुआ कभी नॉन पे। देख ऐसा होता है कि मतलब जैसे पहले आप सबका भी इंटरव्यू होगा, टेंशन मतलब वेट करो, ये आप सबका भी होगा। शुरू में आते ये गलत बात है। ये जितने आंसर किए ना उससे ज्यादा आता है तेरे को, ये तो हमें भी पता है। और ये जो अगर क्वेश्चन आपने पूछे रखे, सामने वाले भी इंसान ही हैं, वो कुछ नहीं है। ठीक है, एंट्री करते ही आपका फेस रेड हो जाएगा। ये देखो पर ये मैंने मेरे भी प्रॉब्लम है, अब इसको भी कैसे ठीक करूं? नहीं, ये देखो ना, मैंने लिखा भी है यहाँ पे, लिखा है मैंने ये होता है। एंटर करते ही आपके फेस से लग गया कि बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं आप। हाँ। पर ये है, ये मतलब ये तो चीज नहीं जा सकती। चलो ये नहीं जा सकती, बट
ये कि थोड़ा एकदम नहीं अगले थोड़ा बंदे को नहीं लगना चाहिए ना, नहीं जा सकती, नहीं, रिएक्शन है, नहीं। आपका रिएक्शन है, फेस का रिएक्शन है, मान गया मैं, लेकिन आपके रिएक्शन से हमें ये पता लग गया कि कॉन्फिडेंस नर्वस है। नर्वस वाली बात, कॉन्फिडेंस। और ये ना कि देख इससे जितनी भी आंसर करे उससे ज्यादा आता है, ये सबको पता है, ये हमें भी इतने टाइम से पढ़ाते बताइए। कौन सी डेट को इंटरव्यू है? 26 आपके पास में इनफ टाइम है, घबराना नहीं है, ठीक है। और फ्रेंड्स वगैरह जिनका और किसी का हो रखा है, कोई ग्रुप वगैरह के अंदर होंगे तो उनसे पूछ लेना जब वो देख के आएंगे, क्योंकि 18 से स्टार्ट हो जाएंगे, 26 है तो उससे पहले आप वो सारी चीजें प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। आप फ्रेशर हो, मतलब जॉब नहीं करी आपने कहीं पर भी, उनको ये चीज़ नहीं फील होनी चाहिए कि आपने जॉब नहीं करी है, लेकिन आपके पास में नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ का, वो कुछ भी पूछे, ठीक है। और पूछने वाले को सारा नॉलेज नहीं पता होता, मैं हूँ ना, मुझे नहीं पता कि करंट में कौन सी ड्रग है जो एक्लेम्शिया के अंदर दे रहे हैं, उसे क्या नहीं, वो मुझे नहीं पता, उनको भी नहीं पता, वो सब हो गए हायर कॉस्ट हो गए, वो खुद इमरजेंसी कभी हैंडल नहीं करते हैं। लेकिन आपका आंसर ऐसा होना चाहिए उनको लगे कि हाँ ये जो बता रहे हैं वो सही रिलेटेड, एग्जैक्ट नहीं तो रिलेटेड तो होना होना चाहिए। थोड़ा बहुत एमएनएस के बारे में आप पढ़ लो कि एमएनएस क्या है, कब स्टार्ट हुआ, अभी कौन है अभी जिन्होंने अभी रिप्रेजेंट किया था ये जो अभी आप 26 जनवरी को, कौन थे वो? बिल्कुल यस, ये तो इसने भेजा था उस टाइम पे भेजा, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो आपसे पूछेंगे। और तू क्या सोच के आई थी? बस ये पूछेंगे ये सोच के आई थी, मतलब ये पूछेंगे नहीं सोच लिया कि सर बट मतलब ऐसे ब्लैक हो जाते हैं। ऐसे नहीं करना। हाँ अरे बाहर जाके ऐसे नहीं लगा जो आ रहे थे कि क्या पूछा सर, सबने क्या क्या पूछा है। वो तो कह रहा जूम मीटिंग में भी देख रहे थे बट Okay. क्लियर नहीं जा रहा था। हाँ, ये एक्चुअली रखने का पर्पस यही था कि आप इस सिचुएशन से गो थ्रू हो जाओ। मैं मॉक इंटरव्यूज रखने का हमारा प्लान यही था कि एक बार अब जब आप आए तो आपको पता लगा ना कि आपके साथ में क्या क्या हो रहा है, और ये वहीं जाके होता तो सब गड़बड़ था। अब आपको ये पता लग गया कि हाँ आपको क्या क्या गड़बड़ हो सकती है, तो उस पर आप कंट्रोल कर सकते हो, चीजें ठीक कर सकते हो आप। नो इयरिंग्स, नो नेल पेंट्स, नो नॉन लिपस्टिक, लिपस्टिक, बिल्कुल सिंपल साधारण भारतीय नारी बन के जाना है। जैसे भी बस ये हाँ बस नहीं जैसे भी नहीं है, ठीक है, आप कोई इशू नहीं है। और इतना मतलब इतना उनके साथ जेल वेल भी नहीं हो जाना है, हाँ, एकदम फ्रेंड भी नहीं होना उनके साथ। और बताओ सर क्या हाल चाल है आपके, मतलब ठीक है, दूसरा क्या है? वाले थे दूसरा क्या है कि जो आपकी डॉक्यूमेंट्स की फाइल आप लेके जाओगे वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वहां जाके आप डॉक्यूमेंट्स ढूंढने में इधर उधर ना करो। हाँ ठीक है, इधर उधर ना करो आप, जिसके कई बार क्या होता है डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास में होते हैं और वो दिखते नहीं है आपको एंजाइटी की वजह से कि आपके साथ में भी है और आप घबरा जाते हो। इंटरव्यू के पहले ऐसी कोई चीज मत कर लेना जिसकी वजह से आपका इंटरव्यू में उसका इफेक्ट आए। डॉक्यूमेंट शुड बी 10 12 देन कॉलेज प्रॉपर इसी पैटर्न होने चाहिए। आप क्या दस साथ में कोई तो जाएगा, फ्रेंड्स में तरफ से कोई जाएगा ना कोई तो। और एक क्वेश्चन तो जैसे पूछने का मौका नहीं दिया तूने, मतलब वो वाली बात कि आर्मी वाले अगर ज्वाइन करना चाहते हैं ये तो पूछ लिया। हाँ पूछ लिया है, वो देख आपको यही बोलना है कि मुझे एमएनसी पसंद है, मुझे बाकी कुछ पसंद नहीं है, और उनको लगना चाहिए कि यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन एमएनएस। देख जैसे एक तो तेरा था कि मतलब ये क्यों ना ज्वाइन करे, ऐसा नहीं बोलना है हाँ मतलब ये वो दोस्ती वाली बात ही चल रही है, तो मतलब क्यों नहीं करे ऐसा थोड़ी है, नंबर आया मुझे से ये नहीं बोलना है ना। कोचिंग का नाम नहीं बोलना है, अगर आप चाहो तो बोल सकते हो, वरना आप ना बोलो तो भी कोई दिक्कत नहीं कि आपने कहाँ से किया है। बाकी सब मतलब देख ये वाली बात है कि थ्योरेटिकल वाला नॉलेज तो वो हम समझ पा रहे थे कि वो क्यों नहीं आ रहा है, पर्सनली जितने टेस्ट सीरीज के टेस्ट रैंक आई हैं और जितना है सबको पता है कि कितना आता है कितना नहीं आता है, बट ये पर्टिकुलरली ये सोच के जाना जो अगले बंदे पूछ रहे हैं उनको सेटिस्फैक्टरी आंसर चाहिए, चाहे आप उसे वाइवा की तरह ले लो, चाहे आप उसे स्किल टेस्ट की तरह ले लो। बेसिकली अगर स्किल टेस्ट की तरह लोगे तो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। वहां आपसे वो कुछ इंस्ट्रूमेंट पूछेंगे, ड्रग कैलकुलेशन, वो जो मर्जी है उनकी पूछेंगे। 10 आज कम से कम 6 या 7 लोग बैठते हैं, वो मिनिमम 7। तो आपका इंटरव्यू कम से कम 20-25 मिनट का जाएगा, 25 से 30 मिनट का इंटरव्यू है, सब्जेक्ट वाइज ही ज्यादा जाएगा। अपना जो हम सिविल में जो बाकी इंटरव्यूज देखते हैं वो उतना नहीं होता है, वो और वो भी वो वही क्वेश्चन बताते हैं जो रील में इंस्टाग्राम पे देखते हैं, वो वही क्वेश्चन होते हैं जो उन्हें दिखाने होते हैं। जानबूझ के वो उतना टिपिकल वाले क्वेश्चन दिखाते नहीं है। क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि उन्हें पता है कोई नहीं देखेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये आपने जो कलर पहना है इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उस पे वो ज्यादातर इंस्टाग्राम की रील्स इसीलिए होती है ताकि वो लोग इंटरेस्टेडली देखें, हाँ अच्छा क्या पूछ रहा है। सिविल के में वो कॉमन सेंस वगैरह ज्यादा यूज करते हैं।
और जो फेवरेट सब्जेक्ट बताओ ना उसको तो कम से कम एटलीस्ट अच्छी तरीके से पढ़ के हाँ, जाना। मतलब मेरा सब्जेक्ट मेरे सामने है। तो आप जो फेवरेट बता रहे हो उसी में से आप हाँ। अटक रहे हो ना, तो वो ऐसा ज्यादा ही problem है, क्योंकि वो क्या करेंगे आपका, न्यूट्रिशन बता दीजिए। जैसे हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वो क्या करेंगे, जैसे आपसे पूछा, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपने किसी हॉस्पिटल में काम किया, अगर आप मुझे बोलते हैं हाँ मैंने हॉस्पिटल में काम किया, तो मैं आपसे ये पूछा कौन से डिपार्टमेंट में काम किया, फिर उसके हिसाब से उस डिपार्टमेंट के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा। ठीक है, सब्जेक्ट हमने इसलिए पूछा कि आपका कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है, बेसिकली कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, उसके हिसाब से हम आपसे क्वेश्चंस पूछे। ठीक है, अब वहां वो आपसे पूछ सकते हैं कुछ भी, जब उन्होंने पूछा कि आपने कहीं काम किया, बोला ठीक है नहीं काम किया, तो फिर उस रेंडमली कोई सा क्वेश्चन आपसे उठा सकते हैं। ठीक है, हम तो टीचर से तो हमने ये सब्जेक्ट के हिसाब से आपके साथ में गए, लेकिन वो फिर रेंडमली आपसे कुछ भी फायर कर सकते हैं, ये चीज है। ठीक है, फॉर्मूलाज देख लेना अच्छे से, जो डोज कैलकुलेशन वगैरह वाला है ये सब कुछ है आपका, पीडियाट्रिक इमरजेंसीज हैं, ऑप्स की हैं, वो देख लेना है। ठीक है, एक्सीडेंट जब होते हैं आपका, फ्रैक्चर वगैरह, ये रेस्टेंट वगैरह, ये इन सब के बारे में, मतलब बेसिक जो इमरजेंसी बेसिक इमरजेंसी जो है, लाइस आर्मी में क्या आएगा, ट्राइज आ सकता है कि भाई गाड़ी चढ़ गई, बम ब्लास्ट हो गया, आप पोस्टेड हो, आपके पास में कैजुअल्टी आ गई, आप कैसे ट्राइज करोगे। वो मिलिट्री नेचर सर्विसेज बेसिकली आपकी इमरजेंसी, जनरल इमरजेंसी प्लस ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी प्लस पीडियाट्रिक इमरजेंसी, ये तीन चीजें आपको, जैसे सीपीआर, एसीएलएस, बीएलएस, इंट्यूबेशन के लिए प्लस नॉर्मल लेबर का, ये पूछेंगे, मतलब मैंडेटरली यही पूछेंगे। अगर वो कलर वाला नहीं पूछेंगे, कपड़े जो कलर। आप लोगों ने सिविल्स के इंटरव्यू देखे होंगे ना, तो वो उसमें मैंने वैसे नहीं देखा है कोई भी, नहीं देखा होगा तो कभी आप देखो, उसमें आपको वो इसके दो वैसे अवेलेबल भी नहीं है YouTube पे कहीं पे। एमएनएस का तो कुछ नहीं अवेलेबल है, नहीं ऐसे जनरली बोल रहे हैं, यूपीएससी वगैरह जो इंटरव्यूज देखते हो। प्लस फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट बेटर ऑप्शन है। हाँ, है तो ठीक है, मतलब सूट में आप रह सकते हैं। मतलब अगर वो हो ही जाए तो बेटर हो, तो है ही वो सबसे बेटर बेटर। कंफर्टेबल हो। मतलब ऐसा नहीं कि आज मार्केट जाके लेने जाओगे। अभी आई हो तो सर चली जाते हैं हाँ, ठीक है। सर एक चीज और, जो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट कॉलेज होता से है, मिलेगा, 5 मिनट बन जाए। कॉलेज से है मेरे पास वो ना, बस वही है, वही चल जाएगा। वही होता चलेगा, है, वही होता है, कॉलेज होता है। सर्टिफिकेट वाला ही होता है मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि दोबारा से उसको साइन कराना नहीं। है ऐसे? नहीं कुछ नहीं, वही है कॉलेज का सर्टिफिकेट। बेस्ट होता है। और डॉक्यूमेंट की उस बात की चिंता नहीं है बाकी कि ये वो दुनिया में जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं ना, ये दुनिया में सबसे बेवकूफ इंसान कोई किसी कैरेक्टर का सर्टिफिकेट कर सकता है। पर फिर वो सब बेसिकली वो होता है ना कि मतलब कॉलेज वाले जैसे कईयों को पहले होता है ना, लड़ाई झगड़ा करते तो वो लिख देते हैं ग्रेड कैरेक्टर, उस चीज के लिए सर कितना भी कैरेक्टर खराब हो पर अच्छा ही मिलता है कॉलेज को। तेरे खराब हो तो कॉलेज लड़ा देंगे क्या है, वो तो लिखेंगे उसके नाम क्या बताया था आपने? स्वामी देवी दयाल। पंचकुला। आराम से रखना है। आराम से बताना है, मुझे एक वर्ड वर्ड समझ नहीं की है, आया कि हाँ। तुमने क्या बोला है। सही बताओ, वर्ड्स clear होने मेरे को पंचकुला सुनाई दिया। मैंने वो कॉलेज का नाम सुनाई दिया, इसलिए मैंने दोबारा पूछा तेरे से, ठीक है? तो बिल्कुल आप जब बोलो तो एकदम आराम से बोलना है ताकि अगले बंदे को क्लियर सुनाए। दोबारा वाले ने मेरे को सुनाई दिया दयाल, पहले वाले ने सुनाई दिया पंचकुला, एक हरियाणा कॉमन मेरे को स्वामी स्वामी सुनाई दिया, उसके बाद में मेरे को नहीं पता लगा कि तुझे स्वामी आगे क्या बोला, इसलिए मैंने दोबारा पूछा। ठीक है, बाकी सब कुछ अच्छा है, और स्माइलिंग फेस इज गुड, ये कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ठीक कर ले, बाकी तो कर ही लेगी। और तो फेस वाली बात है वो तो नहीं चेंज हो सकता, वो तो कोई बात नेचुरल नहीं है वो। वो एक बार होता है। हाँ, नहीं, वो तो कोई बात नहीं, वो तो होगा तो भी वो किसी को हमें इसलिए बताएगी, वो तो जनरली ऐसे फोटो वोटो देख रखा होता अगर है। तुम्हें पानी पीना है, जैसे तुम अभी जैसे यहाँ पे जो हालात हुए वैसे हो गए, तुझे पानी पीना है, उनसे पूछना है कि मुझे पानी पीना है, मैं ड्रिंक वाटर, तो तभी वरना ऐसा नहीं उठाया और तो वो वहां से क्वेश्चन वो वहाँ पे नाश्ता कर रहे हो, हमने भी देख लिया, तो लगी खा लेता। ठीक है, मतलब वो आर्मी वाले होते हैं डिसिप्लिन उनका थोड़ा ज्यादा होता है, तो वो उसका ध्यान रखना है, बाकी ठीक है। वहाँ पे चाहिए। वो जब आपको बैठने के लिए बोले तभी आपको बैठना है, अदरवाइज बैठना है तो पहले पूछ लेना, अगर वो नहीं बोले तो आपको पूछना है, ऐसा नहीं कि यार ये तो बोल भी रहे मैं बैठ जाती हूँ। और अगर ऐसा नहीं करना। सर्कल में हाफ ऑफ द सर्कल में बैठे तो दोनों तरफ देख करके, तीनों तरफ देख करके विश करना है। और जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा तो आप आई कांटेक्ट मेरे से रखो, ठीक है? मेरे को देख के ही आंसर करना है, इधर उधर नहीं करना है, ठीक है? जब उधर वाला पूछो तो फिर उसकी तरफ बोलो, ठीक है? अगर मेल और फीमेल दोनों इंटरव्यू के अंदर, तो मेल को अलग से विश करना है, गुड मॉर्निंग टाइम के अकॉर्डिंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। अगर सारे बैठे हैं, सारी फीमेल हैं तो गुड मॉर्निंग ऑल भी आप कर सकते हो, गुड इवनिंग ऑल कर सकते हो, वरना Time के ऐसे हिसाब 10 लोग से। बैठे तो गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग ये नहीं करना है। बस अगर सर्कल में बैठे हो तो दोनों तरफ देख करके करना, मतलब ऐसा नहीं है कि आप आई कांटेक्ट ना हो, आप एक से कहते और टाइम हिसाब से गुड आफ्टरनून, गुड क्योंकि जब आप आई कांटेक्ट की जब बात करते हो तो कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है? ऐसी बात नहीं है, ठीक है? हाथ आगे ना ऐसा। हाँ,
हाँ सर, हाँ, मतलब आपका मतलब ये चीज आपको ये शो करती है कि आप नर्वस हैं और आप मतलब बैठ नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए आपने चेयर को ऐसे कर रखा है, तो ये उसको हाथ आपके दोनों अभी जैसे है ना वैसे रख सकती है। आराम से कंफर्टेबल होकर बैठना है, ऐसी कोई बात नहीं, आप आराम से बैठ सकते हो, टेबल पे ऐसे रख सकते हो आप हाथ। जस्ट ऐसे- वो जनरली तो आप यहाँ से पकड़ने से बेटर है, हिमानी यहाँ से पकड़ने से बेटर है, आप ऐसे रख लो। जनरली तो होगी इतना नहीं कंफर्टेबल नहीं बैठा। हाँ जी, आप पूछ लो। और एक ये कि नेक मूवमेंट जितने कम हो उतने अच्छा है, मतलब जैसे नोटिंग मूवमेंट्स और कॉन्फिडेंस, आप कॉन्फिडेंस अपना स्टेबल रख करके जितना आंसर कर देंगे उतना आंसर कर लीजिए। और एक्सेप्टेंस के लिए भी मतलब नोटिंग्स जितनी भी कम रखेंगे वो ना वो आपको बहुत ऐसा वो दिखा देता है, वो वाली बात। कॉन्फिडेंस है, आराम से कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है कि तो कुछ ऐसा है जो तुझे नहीं आता हो या फिर जो अभी तक कुछ सब कुछ अभी कुछ नहीं आया अलग बात है, नहीं आना अलग बात है। वो शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि वहां जाके ऐसा भी मिलेगा, हाँ क्या है ना, आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। आप आए थे कि टिप्स और ट्रिक बताएंगे, बातचीत करेंगे, ठीक है, आपको नहीं पता कि वहां जाके फायर होने वाला है मेरे ऊपर, है ना, तो आपके साथ में ये हुआ है, तो वहां यही होगा एक्चुअली आपके साथ में, तो इस हिसाब से आपको जाना है। बाकी आपका अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो 1400 लोगों के अंदर, इसका मतलब आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, इंटरव्यू के मार्क्स अपने टेस्ट स्कोर में भी इससे आपका, स्कोर करना। हाँ, तो आपको अपने मार्क्स खराब नहीं कर रहे हैं इंटरव्यू के अंदर, उस बात के लिए सिंपल से चांसेस पूरे होते हैं। और देख, एक क्लास क्या नहीं होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है, वो तो इस कॉन्फिडेंस के साथ भी नहीं हो रहा है, तो अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। और ऐसा अगर होता कि मेडिकल में भी घबराना नहीं है, कहीं बीपी शूट हो जाए आपका, वो बिठा देंगे आपको 4-5 घंटे के लिए, आपका तो बीपी बहुत शूट कर रहा है, ठीक है, घबराना नहीं, मेडिकल हो रहा है, वो बीपी ले रहे हो ठीक है, लेने दो। अभी सफदरजंग में एक लड़की के साथ में हुआ था, यहाँ तो इंटरव्यू कुछ भी नहीं था, वो मेडिकल के लिए उसका बीपी ले रहे थे, उसको पता नहीं क्या टेंशन हो गई, उसका बीपी शूट किया, मेरे को फोन किया कि सर मेरे को जरा ये बोल रहे हैं कि आपका बीपी का इशू है, मेरे क्या हो गया, जैसे उन्होंने जैसे लगाया हो गया मेरे तो हो गया, शूट कर गया बीपी उसका, तो मैंने बोला रिलैक्स कर, ठीक है, कुछ नहीं है, बीपी तो चेक कर रहे हैं, जैसे घर पे चेक कर रहे हैं वैसे वहाँ पे चेक कर रहे हैं, हो जाता है लोगों के साथ में। और वेट वाला इशू तो हो जाएगा कम, वो जो वेट का सर्टेन वेट का इशू लिमिट का कितने वेट की मेरा अभी जैसे 62 है। वेट का तो कोई इशू नहीं उसमें है उसमें बीएमआई देखते हैं ना, बीएमआई देखते हैं वो, Yes, sir. बस हो जाएगा, वैसे मेरा हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो तो बल्कि तेरे पास 8 और 7 खाना वाना छोड़ देना सब छोड़ा हुआ है। ये टेक्निकल बात करी थी तो वो बीएमआई देखते हैं, लेकिन मैंने पूछा था हाइट वेट का जो एमएनएस में पहले लगे, मुझे ऐसा मेजर कोई इशू करते नहीं। अब ये कोई इशू नहीं होता उसका है। कोई ऐसा वेट अगर बाद में खाएंगे बाद आपका में इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा ना, उसके जो मार्क्स प्लस आपके उसके मिलेंगे, उसके बाद में मेडिकल में देखेंगे वो आपको, मेडिकल आपका हो सकता है पहले हो जाए या उसके बाद होगा, शायद तीनों साथ में एक ही दिन होगा शायद। उन्होंने बोला है कि जैसे पहले इंटरव्यू होगा सब बच्चों का, हाँ। उसके बाद जो पास करेंगे इंटरव्यू, हाँ। फिर उन बच्चों का ही सिर्फ मेडिकल होगा, सबका मेडिकल। हाँ, तो उसमें भी ये है ना कि वेट अगर प्लस मैंने बीएमआई अगर 1-2 ज्यादा हुई तो उसमें नहीं है कि वो 2 ज्यादा है तो दिखा देंगे तेरे को कि तू अगर बीएमआई के आज मेरी बीएमआई इतनी है, मेरा इंटरव्यू आज ही है, तो आपको पहले इंटरव्यू करना जरूरी है ना। तो जैसा अभी अपना वर्कआउट चल रहा है वो सब करके और ये कोशिश करना इंटरव्यू अच्छा जाए। इंटरव्यू अच्छा निकाला, और देख ये कॉन्फिडेंस अगर ये इंटरव्यू अच्छा निकला, पेपर अगर सब कुछ अच्छा हुआ तो उतने अच्छी तरह से नोट सेट के भी बनते हैं, है ना, मतलब वो कॉन्फिडेंस आता है कि आपका हो रहा है ये चीजें। तो सिर्फ इसको नहीं, उसको एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू करके ध्यान रख के आराम से करके जाओ। और ऐसा भी नहीं कि ये सब करने के लिए आप वो पढ़ना है ज्यादा अच्छे से, और ये निकला तो ये नोट सेट भी निकल जाएगा, ठीक है। और तो कोशिश ही करना है अपना फुल कॉन्फिडेंस, नहीं निकला नोट सेट तो वो तो हो ही जाना है, तो इतने अच्छे से रख के जाना है अपने आप को, ठीक है। पानी और पी ले, चाय पीनी है, तो चाय पिलाने लगी मीनाक्षी, हिमानी क्या नाम है उसका, निवानी। बच्चे बहुत वेट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कर लो। और ना कितने बच्चे हैं? 3-4 हैं, अभी एक और है इनके बाद, और 2 को आपसे मिलना है, और एक इंक्वायरी है, ये उनको बीएससी में एडमिशन लेना है। वो अभी जो मिलना है उनको तो अभी भेज दो। सर प्लीज उनको टैकल करो, हमें वेट कर लिया 15 मिनट, भेज देना फिर जल्दी जल्दी फ्री कर जो मिलना चाहते हैं उनको भेज दो वीडियो कॉल, उनको ऑफ कर लो। वीडियो कॉल हम तो रिकॉर्डिंग चल इंटरव्यू इसलिए आए हैं। नहीं तो उन्हें कौन पूछता है। मैं तो कोई नहीं पूछता, पैसे तो खा लो नहीं तो जाओ कर ले, ये बात दो बात कर ले, सब बंद है, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे। हाँ, कर दिया। अरे वो लाल बत्ती चालू है, ऊपर से बंद हो गई। नया इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ करो। अरे रिकॉर्डिंग लाल बत्ती लगा दे, लाल बत्ती ऊपर वाली।
क्या नाम है आपका? सर दीपिका। गीतिका। हाँ जी कहाँ से किया आपने नर्सिंग? सर मैंने दीनदयाल उपाध्याय पटना का स्कूल ऑफ नर्सिंग डीडी और मैंने हाँ जी डी जेएनएम किया आपने? हाँ जी फिर मैंने उसके बाद पोस्ट बेसिक किया पीजीआई रोहतक। ठीक है। पोस्ट बेसिक आपने कहाँ से किया? सर पीजीआई रोहतक हरियाणा। कौन सी ईयर में आप पास आउट हैं? सर 2021। 2021। नर्सिंग क्यों करी आपने गीतिका? सर मेनली मुझे नीट की तैयारी करनी थी बट मेरा उसमें हुआ नहीं था, फिर मेरे को एडमिशन मिल गया गवर्नमेंट कॉलेज में। मुझे मेडिकल फील्ड में ही जाना था। 12th में क्या सब्जेक्ट्स थे आपके पास में? सर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स। फिर तो आप 12th के बाद में बीएससी में जा सकते थे। हाँ जी सर, तो उस टाइम नॉलेज नहीं थी कि बीएससी नर्सिंग और जीएनएम डिफरेंट होते हैं। मेन फोकस नीट पे था। नर्सिंग प्रोफेशन क्यों आपने सिलेक्ट किया? कोई फैमिली में आपके नर्सिंग प्रोफेशन में था नहीं सर। या क्यों? नर्सिंग प्रोफेशन को लेके आपके क्या व्यूज हैं? क्या बोलूं। ओके, आपने पहले जेएनएम किया फिर पोस्ट बीसी किया। हाँ जी पोस्ट बीसी किया आपने पीजीआई से। हाँ जी पीजीआई की फुल फॉर्म क्या है? सर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट। आपने एमएनएस का एंट्रेंस एग्जाम दिया। हाँ जी सर। एमएनएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? सर वो इंडियन आर्मी से सर्विस देने के इंडियन आर्मी। पोस्ट बेसिक और नॉर्मल पीएससी में क्या फर्क होगा? सर बीएससी आप डायरेक्ट कर सकते हो 12th के बाद, और पोस्ट बीएससी आपकी जीएनएम मतलब आफ्टर डिप्लोमा के बाद आप पोस्ट बीएससी करेंगे 2 तो सब्जेक्ट डिफरेंसेस हैं कोई दोनों में, बीएससी और पोस्ट बेसिक में? सर सब्जेक्ट तो नहीं होंगे। तो मतलब पोस्ट बेसिक के बाद आपको ग्रेजुएशन मिल जाता है? हाँ जी सर, डिप्लोमा होल्डर नहीं रहता है। फाइनल ईयर और उसके क्या सब्जेक्ट थे आपके पोस्ट बेसिक में? सर मेरे फाइनल ईयर में रिसर्च और मैनेजमेंट ज़्यादा था, सोशल और साइकोलॉजी तो फर्स्ट ईयर में थी, और सर ओप्स और गाइनी फाइनल ईयर में। ओप्स और गाइनी क्या फर्क है दोनों में? ओप्स और गाइनी में सर ओप्स रिलेटेड टू ठीक, सॉरी मैं बता नहीं पाऊँ। कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए आप अभी मैं आपको ऑफर दूं कि आप एक पीजीआई रोहतक में आपकी जॉब लगी है हाँ जी और एक आप एमएनएस में हैं, तो किसे प्रेफर करेंगे आप? सर एमएनएस। क्यों ऐसा क्यों? पीजीआई रोहतक तो शायद सर आपके बहुत रेपुटेड जॉब है और पीजीआई रोहतक में नहीं है रखी, सर है। तो उल्टा आप अपने घर वालों के साथ रह पाएंगे। हाँ जी सर। सर इसमें डिसिप्लिन वाली लाइफ होती है तो मुझे बहुत अच्छी लगी। डिसिप्लिन तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, शायद अगर आप वहाँ पे भी रहना चाहें डिसिप्लिन तो नहीं पाएंगे। चलिए ये बताइए कि अभी नर्सिंग में जैसे आपके पोस्टेटिक्स एंड ऑर्गेनिकोलॉजी था, हाँ जी तो एक प्रेग्नेंट फीमेल को टोटल कितनी एंटीनेटल विजिट है जो कम से कम करनी होती है एंटीनेटल सेंटर पे? सर WHO के अकॉर्डिंग 5 और इंडियन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग से 24। मिनिमम विजिट जो कम से कम करनी है? सर 8 to 9 मुझे और नहीं पता इसमें। आप एक कंडीशन होती है जैसे हम कह रहे हैं कि एनीमिया की कंडीशन प्रेगनेंसी में कितने टाइप का होता है एनीमिया प्रेगनेंसी में? सर 3 टाइम माइल्ड मॉडरेट सीवियर। एक फिजियोलॉजिकल जैसा कुछ होता है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता हाँ है, जी क्या होता है फिजियोलॉजिकल एनीमिया? प्रेगनेंसी की टोटल सर ये प्रेगनेंसी में होता है फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कोई भी डिजीज कंडीशन के कारण। ठीक है, प्रेगनेंसी की टोटल ड्यूरेशन कितनी होती है? सर डेज। हाँ, डेज मंथ वीक जितनी भी ड्यूरेशन आपके हिसाब सर से। 9 मंथ 9 मंथ 285 डेज 25 डेज। और अगर और किसी तरीके से बताना चाहें तो जैसे हम कहते हैं 10 लूनार मंथ्स आप कहते हैं, हाँ जी क्या मतलब होता है लूनार मंथ्स का मतलब? सर ये रिलेटेड टू हाँ बता सकते हो आप, जैसा भी आपको बताओ। रिलेटेड टू
रिलेटेड टू मून, हाँ जी और अगर आपसे कहा जाए कि एक बहुत सीवियर कंडीशन होती है पोस्टमार्टम हेमरेज, हाँ जी पोस्टमार्टम हेमरेज क्या डेफिनेशन के साथ है? सर 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस विद इन 24 आवर्स या आफ्टर, और सर इसका मेन कॉज होता है अटोनिक यूट्रस। एटॉमिक यूट्रस, क्या होता है एटॉमिक यूट्रस? सर यूट्रस की टोनिसिटी नहीं होती। तो उससे ब्लीडिंग कैसे हो सकती है, मतलब कौन से आप क्या समझा सकते हैं? अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि कोई अनएजुकेटेड या फिर किसी को मेडिकल टर्म के बारे में इतना नहीं पता है और वो आपसे ये कहे कि किस कारण से ब्लीडिंग हुई होगी, क्या आप उसे एक्सप्लेन करेंगे साधारण भाषा में? जैसे सर अभी अपनी नर्सिंग में नहीं जान पा रहे इस बात को, और तो आपको ये पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना है, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप एटॉमिक यूट्रस को? सर साधारण भाषा में एकदम कि आपको किसी को एक्सप्लेन करना है वो वाली बात। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलैक्सेशन तो मतलब रिजिड हो गया। रिजिड हो गया तो मतलब टोन है उसमें? नहीं सर टोन। चलिए ये बताइए, अगर आपको ब्लड डोनेशन होता है, ब्लड डोनेशन के बाद अगर बॉडी में किस टाइप का शॉक होता है, मतलब अगर आपने ब्लड डोनेट किया है तो हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक, तो वो तो फिर अबनॉर्मल कंडीशन है, तो फिर वाइट क्या चेंजेस आएंगे आपकी बॉडी में अगर आपने ब्लड डोनेट किया है आज? तो मुझे किस प्रकार की हाइपोवोलेमिक शॉक के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? सर फैटिग। ठीक, तो ये तो कहता है ना कि ब्लड डोनेशन नॉर्मल कंडीशन है। हाँ जी। फिर सबसे क्राइटेरिया होते हैं ना कि एचबी कितना होना चाहिए, वेट कभी। आप सब कुछ हेल्दी है, आपने डोनेट किया है, तो अब उसके बाद कोई शौक होगा उसमें नॉर्मल हेल्दी पेशेंट में? मैं मान लीजिए मेरा एचबी 14 से ऊपर है, सब कुछ ठीक है, वैल्यू में फिर मुझ में कोई शौक होगा? नहीं सर। आप मुझे फॉर्मूला बता दीजिए सेंटीग्रेड से फारेनहाइट में कन्वर्ट करना। तो सेंटीग्रेड से फारेनहाइट में ये क्या है? से बुरे सेट पीडियाट्रिक में यूज होता है। किस काम के लिए होता है? सर ये सर अप्रोक्स मतलब बिल्कुल प्रॉपर डोज अगर आपको देनी हो पर मिनट रेट के हिसाब से वो फॉर्मूला पता है ड्रग कैलकुलेशन? फ्लो रेट सर ड्रग मतलब जो क्वांटिटी हमें चाहिए वो ऊपर नीचे हमारे पास कितना है दीपिका, आपको एक तो कंटेंट थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा जिसमें आप बहुत बेसिक, हाँ मतलब वो समझ पा रहे हैं, वो 285 प्रेगनेंसी 280 डेज वाली बात क्या आपने बोली, बाहर खड़े ना उनको भी भेजोगे? एक ये जो इयरिंग्स हैं जो आपके ऊपर वाले हैं, खासकर वो तो हट ही जानी चाहिए, वो प्रॉपर एप्रोप्रिएट नहीं हो पाएंगे। और जब तक तो नॉर्मल फॉर्मल ड्रेसेस आप सूट या फिर फॉर्मल शर्ट पैंट के साथ भी हो सकता है, बट थोड़ा कॉन्फिडेंस वाला जो रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा तो हेड एक साइड तो है, कोई एक जना बैठ जाओ, बाकी दो खड़े थे। इससे ज़्यादा लग रहा हो। देखो सबसे पहले तो ये है कि आप आए, आपने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, तो आपको ये पता लगा कि आप हमें फेस नहीं कर पा रहे। हाँ जी सर। तो जेन्युइन है। हाँ। जो मुझे फील हुआ कि आप हमें, जबकि आप हमें वेल नोन हैं, हम अननोन नहीं हैं, और वहां जाओगे तो टोटली सब अननोन मिलेंगे आपको, और वेल ड्रेस में मिलेंगे, वो आर्मी वाली में ड्रेस में सब कुछ मिलेंगे। और आपको पता है अगर आपने कभी किसी पुराने हॉस्पिटल में वहाँ के इंचार्ज हो तो नॉर्मली जो होती है रिटायर्ड होती है आर्मी से, वो कैसी होती है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस लेडीज मिलेगी आपको, ऐसा नहीं है कि जो अभी रिसेंटली मिले वो आपको इंटरव्यूज में वहाँ पे मिलेगी। जो ब्रिगेडियर की पोस्ट पे होगी या कर्नल की पोस्ट पे होगी वो लेडीज वहाँ पे फीमेल नर्सिंग ऑफिसर्स हैं वो मिलेगी, कोई डॉक्टर होगा साथ में पैनल अगर है तो
सबसे जो जरूरी चीज जो आपको काम करना है ना सबको, वो आप भी सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं? इधर लिख सकते हैं आप। और ये कि पहली बात तो आपको वॉइस क्लियर है? कॉन्फिडेंस वाली बात ना, कि आप अगर कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पा रहे हैं तो कॉन्फिडेंस क्यों आपका इतना कम है आप लोगों का? क्योंकि आप वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रिपरेशन करी है, आपने कंटेंट बहुत अच्छे से पढ़ा, आपने रिटन क्लियर किया है, तो थ्योरेटिकल चीज के अंदर तो जो हम चीज पूछ रहे हैं वहां तो आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, उस वो भी आपका लेकिंग है। आई डोंट नो व्हाई, क्यों आप, और आपको सब कुछ आता है, सर एकदम से ब्लैंक हो जाता है क्वेश्चन। ब्लैंक नहीं होना है हमने आपको। ऐसा इसको इंटरव्यू के नाम से हो रहा है सर बस, और वैसे है इसमें कुछ नहीं, बट अपने आप ही हो रहा है। हाँ, तो आपको नॉलेज तो है, आपने पढ़ाई कर रखी है, चीजें आपको पता, हम तो थ्योरेटिकली पूछ रहे हैं। हाँ जी। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हमने रखे हैं सिर्फ 2 या 3 आपको वो करने के लिए कि हाँ इंस्ट्रूमेंट भी वहाँ पे होंगे, और इससे ज्यादा इंस्ट्रूमेंट होंगे, वो कोई सा भी कुछ भी उठा सकते हैं। तो सबसे जो जरूरी चीज है जो आपको काम करना है वो कॉन्फिडेंस पे काम करना है, इस तो काम नहीं चलेगा। आप क्लियरली बोल रहे हो कि मैं ब्लैक आउट हो रही हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, रिकॉल नहीं आ रहा, तो वो तो वही देखेंगे, वो मार्क्स काट लेंगे। हाँ जी। वो ये थोड़ी वेट करेंगे इसको रिकॉल होगा तो, और ऐसा भी नहीं आपको एक बार भेजे चलो ठीक है गीतिका आप बाद में आ जाना, ऐसा भी नहीं होगा वहाँ पे। सर फिर कैसे कॉन्फिडेंस डेवलप कैसे सर develop- अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा था मतलब स्ट्रेट बोल दे कि हाँ नहीं आ नहीं रहा। आता, गलत आंसर तो करना है, बिल्कुल भी नहीं करना। सर फिर वो नेगेटिव में चले जाएंगे। नेगेटिव, वो आपने प्रेगनेंसी की 285 डेज बोल दिए, उससे बड़ा नेगेटिव क्या हो सकता है? एंटीनेटल आपने विजिट 9 25 कर दिया, आप 9 मंथ्स भी बोल रहे हो, 285 डेज भी बोल रहे हो। हाँ जी, और सर, मैंने गलत बोला। एंटीनेटल विजिट 25 कर दिया आपने, हर महीने 2 बार आई तो इनकी विजिट तो भी 18 ही होती है। हर महीने 25 कैसे हो जाएगी? फीमेल है, इंसान है, वुमन नहीं से, इट्स नॉट हॉर्स। हाथी नहीं है 18 महीने लगेंगे। और हर वीक विजिट हो जाती है वो प्रेगनेंसी की, तब आगे 25 पूरी होती है। हर वीक पहले वीक से लेकर लास्ट वीक तो हर वीक आते रहे। और उसके बाद ईमान जी के लिए सर ईमान जी ये थोड़ी पूछेंगे। हाँ हो सकते हैं, देखो क्वेश्चंस हो सकते हैं वहाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो, हम थ्योरेटिकल इसलिए पूछेंगे आपको हमने पढ़ाया है वो कुछ भी समझ लो कि हमारे पास, अब आप जैसे आपने बताया मैंने किसी हॉस्पिटल में काम ही नहीं किया, चारों ने नहीं किया, मैंने पूछा नहीं चारों ने आपसे। किसी ने काम नहीं किया। ठीक है, जैसे वो आपसे पूछेंगे कि आपने किसी हॉस्पिटल में काम किया है, तो आप बोलोगे हाँ मैंने किया है, फिर आप बोलोगे कौन से डिपार्टमेंट में किया, जो डिपार्टमेंट आप बोलोगे ना क्वेश्चन है उसका पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए। 100% सही कह रहे हो। चाहे आप बोलो चाहे आपने नहीं किया, फिर भी आप बोलो कि हमने स्कूल टाइम कॉलेज टाइम में ये कुछ किया भी है। पूछेंगे आपसे, अबे उनको क्वेश्चंस आपसे करने हैं तो वो कुछ तो पूछेंगे ये आपसे। एक तरीका भी हो सकता है आपका इंटरव्यू को थोड़ा मॉडिफाई कीजिए। मान लीजिए जैसे आपका पीडियाट्रिक काफी स्ट्रॉन्ग है, तो आप कह सकते हो कि स्कूल में कॉलेज टाइम पे हमारे इस वार्ड में ड्यूटीज करी थी हमने, तो वो एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह, वो डबल साइड स्वॉर्ड है वो, कि आप चाह करके मॉडिफाई भी कर अपनी तरफ रोटेट भी कर सकते हो। अगर वहां पे गड़बड़ हुई तो फिर वो ज्यादा रिस्की है। बाकी आप अपने हिसाब से उसको लेके भी जा सकते हो कि आप बताओ कि हमने पीडियाट्रिक वार्ड में या ग्रोथ वार्ड में काम किया है, पर उस शर्त के लिए आपको होता है कि आपका ऑब्स्टेटिक्स इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि फिर वो आपको कितनी भी डेप्थ आप चाहो तो अपने सब्जेक्ट में ले जा सकते हो उनको। आप उन्हें कह दो सर देखो आपने तो जो भी है आप पूछो अपने हिसाब से, फिर आप अपने लिए ऐसा खुला ग्राउंड कर देते हो। आप चाहो तो अपने आप को टारगेट नैरो करवा सकते हो उनसे, अगर वो आपको ऐसी चॉइस दे। मुझे लाइव देख रहे हैं उनमें से कोई है जो हॉस्पिटल में, जिनको हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है? अगर किसी को पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस है आपको, तो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। अगर आपने इमरजेंसी में काम किया, आपने ओटी में काम किया, तो वहाँ के इंस्ट्रूमेंट वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए, BMW के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि नहीं बिल्कुल नॉर्मल इंटरव्यू, आपसे हालचाल पूछेंगे और आप कैसे हो क्या हो, आपने अगर सिविल के इंटरव्यू देखे होंगे कहीं पे, है ना, आजकल बहुत रील्स मिलती है उसकी, तो आपको लगे वो आपसे पूछ रहे हो आपने किस कलर का सूट पहन रखा है, ये क्यों पहन रखा है, इसका क्या मीनिंग है, ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं होने वाले हैं, नाम पूछ है ना। आपसे कॉमन सेंस नहीं पूछेंगे वो आपसे, है ना, कि आपका नाम का क्या मीनिंग है, आपकी हैबिट क्या है YouTube में ऐसे ही है ना। जैसे आप बता रहे हैं ना। तो वैसा नहीं करते हैं वो, ऐसा नहीं करते हैं मैंने से वो। और 100% आपसे इमरजेंसी के क्वेश्चंस होंगे। मैंने कम से कम 20 से 25 एमएनएस ऑफिसर से बात करी है जैसे 2 दिन के अंदर, सब ने जो एक चीज कॉमन पॉइंट जिन्होंने बोला है कि सर बच्चों को ये बोल देना कि नॉर्मल लेबर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी एमएनएस नर्सिंग ऑफिसर्स ही कराते हैं। और उनसे भी यही पूछे गए थे ना आज तक, जो उनसे पूछे गए वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक उन्होंने बोला कि इमरजेंसी सारी उनको पता होनी चाहिए,
इवन वो पॉइजनिंग के बारे में बहुत अच्छे से पूछते हैं। इवन मेरी वाइफ मीरा का भी क्लियर है, उसने भी याद उससे पूछे थे 4 क्वेश्चन लेबर के थे, 2 क्वेश्चन सीपीआर के थे और 2 या 3 क्वेश्चन पीडियाट्रिक वो रिसक्सिटेशन वाले थे। हाँ। यही क्वेश्चन और पॉइजनिंग से रिलेटेड वगैरह भी केसेस आते हैं ना, सारे क्वेश्चन उसके आगे भी थे। वो क्या करते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट बहुत करते हैं, तो उसका आपको इसलिए वो इमरजेंसीज का पूछते हैं आपसे, तो इसलिए तो नहीं पूछेंगे। आर्मी के बारे में क्या पूछेंगे तुमसे? आर्मी एयर आर्मी के बारे ऐसे पर्टिकुलर नहीं कुछ नहीं पूछे। सर अच्छा सर लिखा होगा, आर्मी के बारे में ऐसा कुछ नहीं पूछे, आपसे पूछ सकते हैं वो अभी एमएनएस की हिस्ट्री के बारे में, एमएनएस की हिस्ट्री के बारे में पूछ सकते हैं। पूछा नहीं कि हाँ। सिर्फ एक ने आंसर किया वो। अभी जो आपकी 15 अगस्त पे जो परेड हुई थी उसके अंदर एमएनएस की जो थी उसको किसने लीड किया था परेड को, उसका नाम आपसे पूछ सकते हैं। पूछेंगे ठीक है, 100% और ये किस तो थीम पे थी, क्यों रखा गया था, पर्टिकुलरली आपका वुमेन एम्पावरमेंट का ये थीम था इस बार का, तो इसलिए ये सब आर्मी के वुमेन्स का रखा था। थीम क्या थी, थीम आपसे पूछ सकते हैं। रेजिंग डे। हाँ ये आपसे पूछ सकते हैं, है ना। बट कौन आप भी सुन लो, कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर भी होना चाहिए ना। हमारा ये सेशन जो रखा था, हमने बेसिकली मॉक इंटरव्यूज रखे थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे थे कि भाई हम दूर बैठे, हमें कैसे पता लगेगा, हम कैसे आएंगे। तो आपका वैसे तो नहीं ले सकते, लेकिन आपको दिखा दिया है कि कैसे क्या वहाँ पे हो सकता है। हम थ्योरेटिकल ज्यादा जा रहे थे, वहाँ प्रैक्टिकल होगा आपसे आंसर, ये ध्यान रखना आप लोग, है ना। और ऑब्वियसली ये कि आप प्रेशर बोलोगे तो क्वेश्चंस आपसे कहीं से भी कुछ भी फायर कर सकते और ये बात भी देखिए लोग कि इतने कॉन्फिडेंस पे रहो कि सब लोग आपकी तरह ही हैं, सब लोग पहले नर्सिंग में कहीं हैं। और एक नहीं के है। साथ में कहता हूँ, वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं ना, जो आपसे पूछेंगे, जितना आपको पता है ना उतना उनको नहीं पता। वो तो बस आपसे पूछ के आपसे देखेंगे आप कैसे रिस्पॉन्ड कर पा रहे हो। और रही बात, जितने भी लोग जाएंगे ना, एक आपकी वो आदत जो ये अभी वाली आदत है ना, ये नहीं होनी चाहिए। वो एंड मोमेंट मतलब होनी नहीं चाहिए बेसिकली। लिमिटेड या तो आप अपने सामने रखो या फिर जैसे भी है बस वैसे रखो। आप ये वो यहाँ रख करके बैठने वाला ये नहीं कर सकते, मतलब वो बेसिक एटिकेट्स में नहीं आते, मतलब उसमें ना आपको स्ट्रेट बैठना है, स्ट्रेट बिना किसी ऐसा नहीं आप सारा लेके बैठ गए, ऐसा हाथ में बैठा ये मैं बताऊं क्या करना है, कवर करिए, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल आपको स्ट्रेट ऐसे और देखो वो इतना पर्सनल शायद ना भी देखे, पर फिर भी बेसिक चीजें तो हमें करनी है। और ये बात ध्यान के चलना कि जितने भी लोग इंटरव्यू देने आएंगे वो भी आप ही की तरह कोई नर्सिंग में इंटरव्यू लेके नहीं आता है। किसी की आपकी उल्टा की प्रैक्टिस तो हो चुकी है, उनकी तो वो भी नहीं हुई होगी। तो एटलीस्ट ये बात मान के चलना कि हमें कुछ तो पता है कि क्या हो सकता है, क्या पूछे जा सकते हैं। और रही कॉन्फिडेंस कैसे गेन करने वाली बात, तो कंटेंट गेन करो, कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा आप लोगों को। मुझे लगता है क्लास में भी बता चुका हूँ कि अगर आपको चीजें आती हैं तो आप बोलोगे, नहीं आती है तो आप नहीं बोल पाओगे। अगर हमें अभी पता ही ना होते आंसर्स तो हम आपसे क्या पूछ रहे होते, हम भी यही देख रहे होते कि क्या क्वेश्चन पूछे जाए। और जितना आपको जैसा प्यारा आप सूट पहन सकते हैं, और पैंट और शर्ट है तो सबसे बेस्ट है। फॉर्मल पैंट शर्ट, फॉर्मल पैंट शर्ट है तो ठीक है, बाकी सूट तो है, सूट भी पहन के जा सकते हो। शर्ट पे ब्लेजर ये सब कंपल्सरी ये है टाई या फिर नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये होगा तो भी हम एक दूसरे से बात करके आपको बता बता देंगे, इन्फॉर्मेशन दे देंगे कैसा क्या है, ठीक है। बाकी फॉर्मल है, सूट भी पहन के जाओ तो सूट भी नॉर्मल सा होना चाहिए, ज्यादा तड़क भड़क वाला नहीं होना चाहिए कि वहां पे तुम लगो कि हाँ तुम मेहंदी की रस्म में आए हो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल सूट आपका होना चाहिए, है ना। और इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, लड़का देखने नहीं जा रहे हो तो उस हिसाब से जाना, नॉर्मल बन के, ऐसा नहीं कि लिपस्टिक बहुत अच्छे खासे लगा के जा रहे हो। 100% नो लिपस्टिक, नो नोज पिन्स, ठीक है। नेल पॉलिश वगैरह बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे फर्स्ट ईयर वाला जो गेटअप होता है ना, फर्स्ट ईयर हाँ। जब आपने नर्सिंग करी थी, जो आपको बताते हैं वो जूड़ा बांधा हुआ वैसे सब कुछ वही फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की तरह। बाकी वो हाथ में ड्रिंक्स वगैरह कुछ नहीं, सर वॉच वो आप चाहो तो पहन सकते हो, नहीं चाहो तो कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है। वॉच का कोई इशू बट ये है कि चाहो तो वो डायल ऊपर ही रहे तो बेटर ऑप्शन है। हाँ। मतलब उसमें मतलब यही होता है ना कि बहुत बार लड़कियों के साथ होता है वो डायल पीछे की तरफ रखते हैं। और हेयर टाई आपके होने चाहिए, ऐसा नहीं कि बाल दिख रहे हैं आप बार बार उनके सामने बालों को ठीक कर रहे हो, चेहरे पे आपके बाल आ रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए, है ना। क्या आधी टाइम तो आपका आप अपने जुल्फी संवार ये वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए, है ना। कुछ लोग होते हैं इरिटेशन होती है और बार बार। मेडिकल वीक सेम डे होगा क्या? वो पहले इंटरव्यू होगा, अगर आप इंटरव्यू पास कर जाओगे उसके बाद मेडिकल होगा। वेट सर, वेट के बारे में बताओ जरा। अब अंजलि वेट कम है तो अब तो क्या ही, कब है आपका इंटरव्यू, कौन से डेट को है? कितने बढ़ा देंगे? वेट कम कैसे करेंगे? वेट कम है सर, वो बोले वेट कम है।
अंडरवेट शायद चल जाता है। अंडरवेट तो चल जाएगा, ओवर ज्यादा नहीं होना चाहिए। और भी बीएमआई के साथ नियर बाय हाँ, चल जाता और है। बीएमआई के साथ में नियर बाय चल जाता है। हाँ, बनाना एंड मिल्क खाओ। जिस दिन आपका मेडिकल है उस दिन 1 किलो बनाना खा के चले जाना। ये बनाना है मिल्क। सर एचबी की रिगार्डिंग भी इसमें इतना कुछ नहीं करते मेरे साथ। देखो जो इनके मेडिकल होते हैं उसमें जैसे देखते हैं ना, आपके नोक नी वगैरह नहीं होने चाहिए, ठीक है। आपकी हाइट और वेट अकॉर्डिंग टू दैट नोक मींस ये नहीं, मतलब कोई बेसिक कलर ब्लाइंडनेस आपके अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी स्पेक्स के साथ में आप जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसका तो आपका चलता है, मैंने पूछा है लोगों से। हाइट का मैंने पूछा, हाइट का तो कोई इशू नहीं बताया उन्होंने। हाइट का कोई इशू नहीं बताया। तो अरे 2 लड़कियां हैं 15 से हैं आपकी, वो बहुत छोटी छोटी है, प्रिया और ललिता नाम है उनका, ठीक है। उसी बेच के वो बहुत छोटी छोटी सी, वो भी छोटी पटवाल भी, वो भी छोटी सी है। हाँ वो तो उनकी तो शायद 5 की अप्रोक्स ही है वो पूरी। 5 फीट नहीं, मतलब 5 के कम ही। आई साइड का कोई इशू नहीं, स्पेक्स के साथ में चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। आई साइड किसी के वो स्पेक्स अंजलि आपके हाइट कितनी है? स्पेक्स के बिना स्पेक्स का कोई इशू नहीं है, स्पेक्स के बिना देखोगे कैसे? वो तो जरूरी है उनको भी पता है। वहाँ पता नहीं होता इंटरव्यू इधर चल रहा है, तुम उधर बैठे हो। शिवानी मैम, टीथ का कोई इशू नहीं है, टीथ है ना आपके? है कि नहीं है? हाइट है 153 और वेट है 42। ये बच्चों का 86। सर ऐसे अगर पूछा कि डिफरेंस बिटवीन मतलब क्या प्राइवेट सेटअप और आर्मी सेटअप में क्या डिफरेंस? प्राइवेट का तो बिल्कुल नहीं है। आप ये बताओ ना कि आर्मी का वो वेल डिसिप्लिन्ड है, अच्छा पे है, आप ये भी बोल सकते हो, सिक्योर है, ठीक है। तो आप कंपेयर उसमें कर सकते हो। नहीं तो एक अच्छा वो और आप ये मत बोल देना जैसे आर्मी के अंदर ना नाइट ड्यूटी आपकी होती है ज्यादा, 9-10 नाइट ड्यूटी साथ में लगती है, और मॉर्निंग जो दिन की ड्यूटी होती है वो भी 12 घंटे की ड्यूटी होती है, इवनिंग मॉर्निंग नहीं होती। तो अगर किसी को पता नहीं मत बोल देना कि सर ये तो पूरे दिन हेक्टिक होती है आर्मी के अंदर, प्राइवेट के अंदर होती है वो शिफ्टिंग होती है। मतलब आपको उनको बुरा लगाने वाली कोई चीज नहीं बोलनी है ना। और सेकेंडरी जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछते ना कॉमनली कि आप ये बताते हो कि आर्मी में जाने की इच्छा थी, और आप ये कि वो पूछे आपसे 12th में क्यों नहीं थे, तो आप सीधा कहो सर 12th तक वो पता नहीं था। पता अगर सबसे बेस्ट है कि भाई मुझे लेको पता भी नहीं था, और उसके बाद उतनी फ्रीडम ऑफ चॉइसेस भी नहीं थी। अब हमारे पास करियर की चॉइस है, तो हमारा मतलब करियर इसी में जाना था और अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ऐसे क्यों नहीं जाएगा। जैसे किसी का कहीं और भी सिलेक्शन हुआ तो वो बताने की जरूरत है या नहीं उनको, मतलब अगर पूछेंगे तो, या वो हाइड करना है? मैम इंटरव्यू में तो शायद ही आपसे पूछेंगे ये चीज, लेकिन आप कोशिश करो कि उनको ना ही बताओ तो बेटर है। कौन सा? क्या चीज़ है? कि आप ऑलरेडी आप कहाँ पे सिलेक्टेड है? अच्छा मतलब मेरे 2-3 ये सीआरई में भी सिलेक्टेड है, एम्स के औरंगपुर में भी सिलेक्टेड हो, केजीआर में भी हो गया, मतलब हो गया सब। वो नहीं पूछेंगे आपसे ये। हाँ। तो फिर तो इतनी चिंता भी नहीं होनी चाहिए। फिर तो आपको तो टेंशन नहीं होनी चाहिए। नहीं मतलब आर्मी मेरा प्रायोरिटी है ना, मेरे फादर भी आर्मी में थे, तो मतलब मेरा बैकग्राउंड आर्मी का है। हाँ, तो आप ये बहुत अच्छा आंसर दे सकते हो, आपके लिए पॉजिटिव चीज है। उनका ऑलरेडी है तो उधर से सीख के हाँ तो वो बताना नहीं है। सर अंडरवेट ज्यादा तो नहीं है बट चल जाएगा ना। हाँ, बीएमआई के नजदीक प्लस माइनस चल जाता है। और देखो पर्सनल सजेशन तो यही है, शिवानी मैम, इमरजेंसी के जो ड्रग्स हैं वो आपको सारे पता होने चाहिए, एंटीडोट्स वगैरह हैं वो आपको पता होनी चाहिए, यही है और तो क्या है। और अगर आपका सिविल में अगर हो रखा है किसी भी एग्जाम में, तो पर्सनल सजेशन तो यही है कि गो फॉर दैट सिविल एग्जाम, क्योंकि आपका एक सर्विस कमीशन होता है, ये 11 साल की सर्विस के बाद आपको वापस भेज दिए जाएंगे, आप उसके बाद आप बिना जॉब के हो ये जाएंगे। एक शॉर्ट सर्विस कमीशन है, परमानेंट नहीं है। तो ठीक है, आपके 13 साल के बाद 13 या 11 के बाद में आप वहां से निकल जाओगे। आई थिंक एक सर्विसमैन का कोटा वोटा का नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। नो पेंशन, नो अगर आपके पास में सिविल का है तो सिविल के लिए जाओ। नो पेंशन, नो कुछ कोटा। हाँ जी, हाँ जी। हमारे पर सर वो परमानेंट के लिए 3 बार इंटरव्यू होते हैं, अगर पीसी करना है, परमानेंट कमीशन करना होता है, तो ऐसा सुना है मैंने। हाँ, तो वो एक अलग चीज है। उतना आप अपनी लाइफ के अगर उसमें हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर आप 13 साल में निकल जाओगे। सिविल नो डाउट। देखो दो बताते हैं, पर्सनल बात ये होती है ना कि आप अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, कोई ना आईफोन आप ये बता सकते हैं कि मैं प्रिपरेशन कर रही थी गवर्नमेंट एग्जाम्स की, ठीक है, आप ये बता सकते हैं। अब नाम उसमें आईफोन लिखा हुआ रहा तो और क्या बोलूं मैं।
ये भाई, देखो, आप अपना नाम ही नहीं लिखते ये लोग, तो मैं ये क्या करूं? मैं सोच रहा था ये कहते सर आईफोन पूछ नहीं देखो ना, ऐसे नाम आ रहे हैं, आईफोन, रेडमी, ऐसे नाम आ रहे हैं, रेडमी नोट 7 प्रो, रेडमी 7 15 आ रहा है एक का, वन प्लस आ रहा है एक का नाम। तो वन प्लस क्या बताना चाहेंगे आप? देखो अब प्रश्न ये होता है कि आप सब अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, है ना, और मैक्सिमम टाइम हम अपनी फैमिली के साथ और फीमेल के साथ, सब फीमेल के साथ मेल्स के साथ भी यही होता है। तो अगर नो डाउट सिविल मिल रहा तो चांस ही नहीं है कि आप चाहो, ये सब ना वो फैसिलिटिंग लगता है थोड़े टाइम तक कि हम आर्मी में जॉब करेंगे, ये 1 साल तक होता है फैसिलिटिंग, उसके बाद सारी फैसिलिटिंग और एनर्जी सब खत्म हो जाती 12 है। घंटे की ड्यूटी होती है दिन में, और ड्यूटी कभी खत्म नहीं होती, आप डिनाई नहीं कर सकते हो। अगर कोई आप वॉर वगैरह हो तो पूरे दिन की भी रहती है। चलो वो वो कुछ पता नहीं फिर तो, अगर कहीं आपके ऐसी जगह पहुंचे थे, जम्मू में पहुंचे, आगे फायरिंग वायरिंग हो गई तो फिर कुछ नहीं पता कि आपकी ड्यूटी आवर्स क्या है। सर एक ये भी है ना कि आप जैसे आप Parents क्या है इसके? शूज तो आप ड्रेस के ऊपर डिपेंड करता है। 14 इयर्स के बाद क्या करेंगे मतलब? वो तुम जानो 14 इयर्स के बाद में देखो ऐसा नहीं है, अगर आर्मी के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको नहीं मिलता है, मैंने पूछ रखा तो है। रिस्की हो जाता है ना थोड़ा, मतलब नहीं। बात के लिए। बात ये है, इसके बाद ये है कि इसी अगर आप बात वहाँ से आते हो तो उसके कमीशन बेसिस पे ऐसे आपको किया प्राइवेट है। सेक्टर के अंदर अच्छी पोस्ट मिल जाती है। पर वही है कि आप अपनी लाइफ की डिपेंडेंसीज पे नहीं छोड़ सकते हो, अगर पर्सनली सजेस्ट करना चाहो। बाकी तो देखो अगर आपको ज्यादा पैशन है, आप अपने हिसाब सूट से के साथ फुटवेयर तो सब जाते कोई नहीं मतलब। ये कौन से मिटेगा यहाँ से रिकॉर्डिंग वगैरह कैसे निकल गई वो बीच में छोड़ के? बोलना उसको फोन करके। से बात कर ले। फुटवेयर ऐसे आपको पहने जो शोर शराबा ना करें, है ना? अभी के लिए नॉर्थ से फोकस करिए या फिर एमएनएस पे? नोट से आप अपने नोट ऐसा तो नहीं है ना कि देखो मेरी बात सुनो, इंटरव्यू के लिए अब आपको इतना वो नहीं करना है, जो है वो है आपके पास। माइंड ना इधर भी है थोड़ा। So 50% नहीं 100% नोट से पूरा नोट सेट, पूरा फोकस वही करो। ठीक है, क्योंकि नोट सेट में अगर आप पढ़ोगे तो थ्योरी से पूछेंगे यार, थ्योरी पूछेंगे, ये सब चीजें तो ही नहीं है। डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हैं। आपके जैसे कुछ करना नहीं है, अपने को ये निकालने वो निकल जाएंगे बस। इसके अलावा और क्या, एक जो वो फॉर्मल ड्रेस लानी हो जाते जाते खरीद ले जाओ, लेगी इससे ज्यादा। और फोकस ऑन नोट सेट, क्योंकि आप लोगों को हमने इतना बता दिया, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको कुछ भी नहीं पता वो ऐसे ही आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये 1400 में से मान के चलो कि 1000 लोग तो बाहर ही होने हैं। 400 कितनी पोस्ट हैं? 400 पोस्ट है, 451 है आधे से ना, ज्यादा तो इंटरव्यू के लिए भी तो नहीं 1000 है। लोग तो ऐसे हैं जो आएंगे नहीं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं आएंगे। जब ये कौन निकालेगा ये सब कुछ? क्या इसका वो मुंह निकालना है किससे? मुझे ड्रेस में का लगवाना ना लगा तो फिर जाना जरूरी है, जब बाहर ये चल रहा है तो उसके बाद में रुकना चाहिए ना आपको। तो नहीं अलग से लिख के दो रुकने के लिए। सर एक बार मुझे आपको सेंड कर देना नंबर्स जो है नोट करवा दो। सब आपको आइडिया। अब देखो अभी केजीएम की ज्वाइनिंग भी है ना, तो आधे से कम 5-6 लड़कियों को तो हमें पता है, यहाँ स्टूडेंट्स है हमारे जो इसमें भी हैं, वो केजीएम में है तो वो नहीं जा रहे हैं। तो आपके लिए ऑप्शंस है खुले हुए, आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ तो इसकी आप लोग। इसका नाम अल्बर्ट नहीं है, दिव्या पंजाबी है ये, इसको मैंने इसका नामकरण किया था, ये ठीक है। अच्छा वो अभी जो दिल्ली वो ये खुद एसएनओ सिलेक्टेड है ऋषिकेश एम्स में, अभी आने की तैयारी में, वेट करिए ज्वाइनिंग का। अब देख लो तुम्हें अगर इतना हो तो सही है। अभी इनका इंट्रोडक्शन में आपको अपना नाम बताना है, वो खुद ही पूछ लेंगे। और आपने कहाँ से ग्रेजुएशन वगैरह करी है वो है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, बस इतना इनफ है। और थोड़ा बहुत अपने बारे में आप बता सकते हो, अगर आप बता सकते हो अगर वो तो। आपको अपनी बोले क्वालिटीज कि इंटरव्यू और क्वालिटीज बहुत शॉर्ट में आपको बता आप दी। अपनी हॉबीज या क्वालिटीज बता सकते हो। अगर वो सीधा खुद ही बात कर ले आपसे तो फिर कोई, अगर वो जैसे आपको कह दे कि आप अपने बारे में बताइए, तो आप अपना नाम, कॉलेज, गाँव, मतलब कहाँ से बिलोंग करते हो और किस मतलब वो अपना हॉबीज क्या है, उस कंडीशन में आप हॉबीज बता सकते हो। जैसे हॉबी तो है जैसे उनका है कि उनके फादर आर्मी में है या फैमिली बैकग्राउंड किसी का है तो टाइम ही नहीं है, क्या हो गया, टाइम ही नहीं है सर। वो ये कहेंगे जैसे 24 घंटे तो है ना मैडम आपके पास, वृंदावन चली जा फिर क्या कर रही है? पर उसके लिए भी टाइम नहीं है। कैसे पेपर वन तो फिर जाती हूँ मैं। सही सेटल होना तो जरूरी है। हो जाएगी settle। इतना सीरियस होकर अपने वीडियो बना है। अपने अपने दिमाग को अनसेटल करके तुम सेटल नहीं हो सकते।
इतना सेम इतना जनरल नहीं आपकी है। हॉबीज होनी चाहिए, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, है ना। रील्स देखना भी आजकल हॉबी में आता है। वो नहीं होनी चाहिए बस। पर ये कि नहीं मतलब देखो ये इंटरव्यू की बात की लाइफ पर्सनल लाइफ का सजेशन नहीं, आपको परसेंटेज स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह के बताने बिल्कुल जरूरी नहीं है। जब तक वो आपसे पूछे नहीं। हाँ, जब तक वो आपसे पूछे नहीं। आपने परसेंटेज बता दिया, मेरे तो 87% थे बीएससी के अंदर, और उन्होंने 87 के हिसाब से 4-5 क्वेश्चन कर दिए। फिर वो ये कहते सर मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। हाँ ये तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। बैड क्वालिटीज में क्या बता सकते हैं? जो तुम्हारी है नहीं बतानी होती है कुछ भी। बैड क्वालिटी मतलब वो नेगेटिव पॉइंट पूछते हैं आपकी, डिमेरिट्स आपको क्यों नहीं लिया जाए। आपको ये कहना होता है कि सर मुझे तो नहीं लगता कि मतलब ऐसी कोई क्वालिटी है जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। बाकी ऐसे तो मतलब तुम कहीं बताने लग जाओ सर ड्रिंकिंग स्मोकिंग ये नहीं करना है। आपको ये बोलना है कि ऐसा मेरे अंदर कोई बैड क्वालिटीज नहीं है, लेकिन मेरे अंदर ऐसा सारी वो क्वालिटीज है कि मैं डिजर्व करती हूँ एमएनएस जॉब। सर आफ्टर 14 इयर्स एक्स आर्मी ठीक है, आपको ये जवाब देना है। नहीं, देयर विल बी नो एक्स आर्मी कोटा फॉर एसएससी सिलेक्शन। शॉर्ट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नाम इसी का इसी वजह से लिया है, आपको एक्स आर्मी कोटा नहीं मिलेगा। वरना हर कोई 14 साल जाकर के एक्स आर्मी कोटा से बाहर आकर के नौकरी लग रहा होता है अच्छे से। उसका नाम ही शॉर्ट सर्विस कमीशन है। अगर आपके बीच में इंटरव्यूज होंगे 3 साल के, हर 3 साल के बाद में एक इंटरव्यू है पर्सनल। हाँ, अगर वो उसमें आप लेना चाहते हो तो फिर वो होता है। अब मैं तो सीधे एग्जांपल देता हूँ। जो लोग अभी एमएससी जो एमएनएस के 3 लोगों को ऐसे जानता हूँ जो एक तो नर्सिंग ऑफिसर ज्वाइन कर चुके हैं वापस, एक 2 ऋषिकेश एम्स में भी एएनएस है, और एक ये जो ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं। तीनों ने आर्मी सर्विस बीच में छोड़ी। हाँ, आप देख लो मतलब क्यों, अगर उनको एक साल में कोटा मिल रहा होता, सब कुछ हो रहा होता तो वो नहीं छोड़ रहे होते ना शायद। तो सर वो भी एसएससी के थ्रू थे या परमानेंट? एसएससी के थ्रू। परमानेंट तो बहुत पहले बंद हो गया था। परमानेंट तो वही होते हैं जो जो नीट के नीट के थ्रू जाते नीट के थ्रू जाते हैं। वो जब आप 12th के बाद जा रहे हो वो परमानेंट वो उसका प्रोसेस पूरा है। उनके सामने कॉन्फिडेंस कैसे मेंटेन करके रखें। देखो, अगर आपको 1-2 क्वेश्चन नहीं आता तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। ये वो ब्लैक आउट आपको नहीं होना है, हो सकता है। देखो, हर किसी को नहीं आता है। अगर मैं भी कहीं पे बात करने जाता तो मुझे सारी चीजें पता नहीं होती है, सर को भी नहीं पता होती, तो आपको घबराना नहीं है। जितना आता है वो बहुत कॉन्फिडेंस से बताओ, है ना। जैसे मैं भी सेमिनार करने जाता हूँ ना, कई बार स्टूडेंट्स के सामने ब्लैक आउट हो जाता हूँ। अभी मैं कैलाश इंस्टीट्यूट से पास आउट हूँ, उनका अभी एलुमनाई मीट हुआ था। तो जब मैं स्टेज पे गया बोलने के लिए कि हमारा बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, अपनी कोचिंग चलाता है, फलाना ढिकाना, उन्होंने बहुत बोल दिया मेरे बारे में, ठीक है। जब मैं स्टेज पे गया, मैं बिल्कुल मेरे खुद के होश उड़ गए, मैं क्या बोलना है, ठीक है। तो ये सबके साथ में होता है। अपनी बायोलॉजी वाली बात होता है। और जहाँ पे नॉन प्लेस है ना, वहाँ पे ज्यादा होता है आपके साथ, जैसे आप लोगों के साथ में हुआ कि ये तो बिल्कुल ऐसे होते हैं, एकदम ऐसे कैसे हो गए, ये ऐसे कैसे बात कर सकते हैं हमारे से, है ना। तो आप ज्यादा हो गए। तो मेरे साथ में भी ऐसे हुआ था, मैं स्टेज पे जाके ब्लैक हो गया। फिर उन्होंने मेरे को पानी पिलाया, लिटरली उन्होंने मेरे को ऑफर किया कि पानी पी ले तू। उन्होंने पानी पिया था वहाँ पे। और वो जैसे बहुत सारे हमारे, तो हमने उनको रोहतक में नई ब्रांच में भेज दिया था। मतलब नई हम सब लोग थे, हमने कहा बहुत सर आप शुरू करो। उन्होंने ऑफलाइन में सारे फायदे कर लिए, ऑनलाइन के देखो ऑनलाइन कोचिंग में क्या फायदा है, मतलब आप लोग या चलो ऑनलाइन में आने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठ के पढ़ सकते हो। कार में जाके मैंने पूछा कि बच्चे ऑफलाइन के हैं क्या बंदी का बोला हमारा पूरे फायदे गिरा दिए। ये आधे घंटे तक उतरे नहीं वो अपने आराम से लगे वो गिरा रहे। ऑनलाइन में ये फायदा है, यहाँ आप हो जाते हो, आने नहीं पड़ता है, टाइम वेस्ट करते हो, वहाँ पे सीधा पढ़ो, ठीक है। काम में जाके बोला बच्चे ऑफलाइन के लिए आए हुए। ठीक है, अच्छा अपनी फीस तो ऑनलाइन है, फीस तो आई है अपने पास। तो अंजलि मैम देखो, मेरी बात सुनो। इंटरव्यू जो आपका होगा ना, उसमें आपको जो बंदा आपसे क्वेश्चन पूछना है उसकी तरफ देख के आपको बात करनी है। सिंपल सी बात ये है। हाइट वेट तो अब है जो है वो, अब आप क्या कर लोगे उसमें अंदर। और किसी को कुछ पूछना है? बाकी इंटरव्यू वाले पूछ ही लेंगे तुमसे। कॉन्फिडेंट है, इतना सीरियस भी नहीं सर है। पहले डर लगता था, अब नहीं लग रहा है इतना। अब तो हाँ, अब तो आपको तो क्या बोल रहे हैं। नहीं, आपको बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है। अगर आप ज्यादा हो गया सर जो बोलना कॉन्फिडेंस भाई ज्यादा भी नहीं होना है कि वहां पे कॉन्फिडेंट फैल जाओ। कंफर्टेबल इन द सेंस कि आप अपने आप को उस एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल कर लो,
वहाँ बड़ा हॉल हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है कि- होगा वो पूरा वो प्रॉपर बड़ा हॉल हो सकता है कि भाई स्टेट ऐसे बैठे, हो सकता है गोल में बैठो, आप बीच में हो, तो आपको ले गया चारों तरफ से घेर लिया है, ऐसे वाला नहीं होना चाहिए। और ऐसे ट्वेल्थ फेल देखी है, Yes, sir. ट्वेल्थ फेल देखिए, उसका लास्ट में इंटरव्यू वाला सेशन आपने देखा है। Yes, sir. बस बस बोलो हमारा भी वैसा ही करना है। तो मैं तुम्हें बाहर नहीं जाना, बोले मैं बाहर जाके आता हूँ। और सेकंड बात ना वो कि जितना तुम्हें आता है बाकी 1400 लोगों को भी उतना ही आएगा। कम आता है, आई एम 100% श्योर कि जो 1400 लोग हैं उसमें से सिर्फ 500-600 लोग होंगे जो बहुत अच्छे होंगे। ठीक है बच्चों, सेशन ओवर करें हम। ऑनलाइन सर जैसे कि और इसमें रिजाइन पीरियड मैंने सुना है 5 इयर्स के बाद होता है या फिर 2-3 महीने में भी ऐसे ना 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 ना, ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसा कैसे सभी फाइव ईयर के बाद में है। सर मतलब अगर आपको रिजाइन देगा 5 ईयर तक You have to serve जॉब for 5 years. ऐसा नहीं है। क्योंकि 5+5+4 है ना। हाँ हाँ बाकी सब ऐसे यार बता हमने इसको करनी है और क्यों नहीं करनी। ये उल्टा पूछ रही क्यों नहीं करनी, आप बताओ मुझे। ये बात तो याद रखिएगा हम। ठीक है मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर कोई एमएनएस से पर्सन मेरे को अवेलेबल हो जाता है मीटिंग के लिए तो डेफिनेटली मैं एक सेशन उनका पर्सनली करवा दूंगा, जूम पे सेशन करवा दूंगा, मीटिंग है वो शेयर करवा दूंगा आप लोगों के साथ में। 1-2 दिन के अंदर ये वाला मैं करता हूँ, 2-3 लोगों से कोऑर्डिनेट करके आपकी करवा देता हूँ। एक से तो करवा ही देंगे। हाँ, एक लड़की है बहुत अच्छी है, सर प्लीज करवा दीजिए उससे। हाँ, तो वो उसको एमएनएस बहुत पसंद है तो उसे स्पेशली करवाता हूँ, है ना? सर 18 से तो शुरू होने उससे पहले करवाता हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।